हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स का सबसे बड़ा सेक्शन जो चार्ज के स्टेट पे बेस्ड था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें बहुत सारे चैप्टर हमने पढ़े। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, और लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो एंड गेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी जिसमें चार्ज के अलग अलग स्टेट पे अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग उसके इफेक्ट्स, फील्ड के बारे में हमने पढ़ा है। उसका अंतिम निर्णय, लास्ट कंक्लूजन क्या निकलेगा, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ना, तो कोशिश करेंगे एक लेक्चर में ही सारी चीजों को अच्छे से समझ के और कम से कम 20-30 सवाल करा के सारे लास्ट ईयर के ऑल पीवाईक्यू मतलब ऑल सारे सवाल करा के छोड़ दूंगा। समझ में आया कि नहीं है? आसान है चैप्टर, मुश्किल नहीं है। हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहली चीज इसमें हम समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डेवलप करता है, चार्ज कब करता है, चार्ज की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। और चार्ज जब रेस्ट में होता है ना, फंडामेंटल स्टेट हमने चार्ज का माना रेस्ट, और जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी भी चीज को हम पहले दोहराने से पहले उसको रोक के रख के उसकी स्टडी करेंगे ना। तो सबसे पहले हमने चार्ज को रेस्ट में रखा और फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर बना चार्ज को रेस्ट में रख के, चैप्टर बना इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। और ये असल में असली वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था। असली वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, आप जानते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ा है जो कि रेस्ट चार्ज से आता है। फिर हमने चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से दोहराया। चार्ज को क्या किया? कांस्टेंट वेलोसिटी से दोहराया। तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप किया ही, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप। अच्छा, रेस्ट में था तो मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ डेवलप नहीं किया था। जब हमने चार्ज को दोहराया कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप किया ही, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप किया, लेकिन ईएमएफ डेवलप नहीं किया। फिर चार्ज को हमने एक्सेलरेट कराया। तो हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा चार्ज को दोहरा के? एमईसी और मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी किया। एक चलता हुआ चार्ज करंट क्रिएट करता है और उस करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, एक करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन दौड़ता है आगे की तरफ। वायर के अंदर, करंट कैरिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, सॉलिड वायर है। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्योंकि वायर है तो न्यूट्रल, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पर सवाल पूछ लेते हैं। करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। करंट कैरिंग वायर के अंदर अगर सॉलिड वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा। ठीक है बात? चलो, अगर चार्ज एक्सिलरेटिंग है या ऑसिलेटिंग है, ऑसिलेशन का मतलब खुद एक्सिलरेशन हो जाता है भाई, ऑसिलेशन में वेलोसिटी तो चेंज होता है ना, तो कोई एक्सिलरेटिंग चार्ज या ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और ईएम वेव भी क्रिएट करेगा। अब कई लोग इसको समझाते समझाते ये समझा देते हैं कि जब चार्ज एक्सेलरेटिंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा, इसलिए ईएम वेव बनेगा। अबे रामलाल, एक बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से तब भी क्रिएट हुआ था जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। फिर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर ईएम वेव कैसे बना? नहीं बनता है। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज से ईएमएफ कैसे बनता है वो मैं समझाऊंगा। तो सर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों बन गया तो उसको ईएमएफ नहीं कहते? नहीं कहते। तो ईएमएफ अलग से क्या बनता है? ईएमएफ देखो, वेव होता क्या है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जानते हो वेव क्या होता है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। आपने कई तरह के वेव पढ़े हैं, कई तरह के वेव पढ़े हैं। स्ट्रिंग वेव, एक रस्सी बांध दिया, रस्सी को ऐसे ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ा तो रस्सी में डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। रस्सी के, स्ट्रिंग के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, लेकिन अपने मीन पोजीशन को छोड़ के अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस नहीं करते। ऐसा नहीं कि रस्सी का जो पार्टिकल है वो खुद चल के डिस्टर्बेंस के फॉर्म में आगे चला जाता, नहीं। पार्टिकल खुद ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है और डिस्टर्बेंस आगे जाता है, जो डिस्टर्बेंस एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करके चलता है। साउंड वेव, मैं बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, सामने तू खड़ा है, तो मीडियम में मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। मीडियम पार्टिकल मैंने जिसमें बोला है वो मीडियम पार्टिकल एक जगह से
तुम्हारी तक दूसरी जगह तक नहीं जाते। मीडियम पार्टिकल कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता, मीडियम पार्टिकल डिस्टर्ब होता है, और उसका डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, जो डिस्टर्बेंस एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करता है। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव है तो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसका डिस्टर्बेंस होगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट ऑसिलेशन ऑफ, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग बट ऑसिलेशन ऑफ, ऑसिलेशन मतलब डिस्टर्बेंस, मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे करने वाला चीज, ऑसिलेशन ऑफ ई एंड एम फील्ड, ड्यू टू विच एनर्जी ट्रांसफर्ड। मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टर्बेंस मतलब ऑसिलेशन एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करके ले जाता है। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एग्जांपल है, ये इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो बताओ क्या ये फंडामेंटल्स क्लियर हुआ? पहले हमने कौन सा चैप्टर पहले पढ़ा और क्यों पढ़ा? अब चार्ज को पहले ऐसे रिलेट करा के पढ़ लेगा क्या? औकात है? पहले रेस्ट में रख के देख लेना, अपनी औकात के हिसाब से काम करेगा ना, तो साइंटिस्ट भी अपनी औकात के हिसाब से भी काम कर पाते। पहले चार्ज को रेस्ट में रख के समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो उनका मानना था कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ही देता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ही देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे सकता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो बात ही नहीं उत्पन्न होती है। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ नहीं आता, एक टिक दो क्रॉस। चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी जाता तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, लेकिन उससे मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन नहीं हो रहा था, डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था। करंट कैरिंग वायर से यहां पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। इसीलिए क्या था कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों करेगा, लेकिन ईएमएफ नहीं करेगा। लेकिन एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी करता है, और ईएमएफ भी डेवलप करता है। ईएमएफ का क्या मतलब है? ईएमएफ का मतलब यह है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, गलती से भी नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन, मतलब तुम कह सकते हो ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आएगी नहीं यार? चलो उसके बाद एमईसी के बाद तुमने पढ़ा ईएमआई और एसी। ईएमआई में क्या पढ़ा? असल में ईएमआई में आपने पढ़ा कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, कौन होता है? मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब तुमने यह पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड बाप है और उसने पैदा किया इलेक्ट्रिक फील्ड को। असल में बाप कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बाप है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम के साथ बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने बताया था? ये फैराडे ने बताया था। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड बाप होता है, बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है। और दो बातें मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि ये जो बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है उससे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा जितना तेजी से धक्का धक्का बहुत तेजी में अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो उतना मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा लेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो कमजोर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर पाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला भी लिख दूंगा अभी। और दूसरी बात ये बताया था कि इंड्यूसिंग फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, कौन किसने पैदा किया? मैग्नेटिक फील्ड। ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। आइए यहां पे हम थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? टाइम वेरिंग, याद रखिएगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। 20 बार रिपीट करके बोल रहा हूं मैं, गलती से भी अगर भूल गया ना साली गांडा भेज दूंगा मैं, गलती से भी अगर भूल गया तो 20 बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं। देखो ये जो चैप्टर है ये थोड़ा तो बोरिंग है, अगर ढंग से नहीं पढ़ो तो, ढंग से नहीं पढ़ो तो मैं पढ़ा रहा हूं, चिंता मत कर। थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है और न्यूमेरिकल भी है। इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, ऐसा नहीं न्यूमेरिकल नहीं होगा, लेकिन वो जो न्यूमेरिकल बनता है ना सीधा फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता है। पहले थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एंड गेम है, मतलब सबसे अंतिम निर्णय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या था, उसका पूरा का पूरा कंक्लूजन, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, है ना? तो ढंग से समझना थोड़ा सा। बोलो किसने किसको पैदा किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा था तुमने? क्या तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यह पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है? नहीं। कहां पढ़ा था? बता, क्या पढ़ा था? पता होना चाहिए ना भाई मेरे। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड बाप है मैग्नेटिक फील्ड का? नहीं, तुमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाप है। फैराडे ने क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड बाप है और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। फिर से सुन, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बेटा ये मैंने समझाया था बहुत अच्छे से, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इंड्यूस फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला लिख दूं? फॉर्मूला लिख दूं? ले फॉर्मूला लिख देता हूं।
क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर तो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज का है। अबे गधा, फाई बी को क्या लिखूंगा, बी डॉट ए बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा यहां पे, अबे रामलाल डीबी बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जितने तेजी में धकाधक बदलेगा उतना ज्यादा मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा लेगा। ठीक है, चलो ये कहानी हो रही थी, चल रही थी फिजिक्स में, तभी एक साइंटिस्ट का जन्म होता है, बिल्कुल जन्म होता है। जब ये थ्योरी आया था, फैराडे ने जब ये लॉ दिया था, किसने दिया था, फैराडे जिन लॉ दिया था, तभी एक मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट था, मैक्सवेल का तभी जन्म हुआ था। और जन्म होते ही स्कूल जब गया मैक्सवेल, उसको 8वीं 9वीं में जब ये थ्योरम पढ़ाया गया तो मैक्सवेल कहता है कि नेचर लव सिमेट्री, कहता है नहीं कहता है, ध्यान से समझो, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, हालांकि ये स्टेटमेंट किसी और का है, लेकिन यहां पे फिट बैठता इसलिए मैं कह रहा हूं। एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं बोला था, लेकिन कुछ ऐसा ही बोला था, तो आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ रिलीजन में ही नहीं, जैसे हिंदुत्व हो, जो भी है, जो भी रिलीजन है उसमें हम कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, कर्मा रिटर्न्स, जो जैसा करता है उसको मिलता है। ये सिर्फ रिलीजन में नहीं, अध्यात्म में ही नहीं, फिजिक्स में भी ऐसा कहता है। फिजिक्स कहता है कि जो नेचर है दैट इज हाईली सिमेट्रिक, नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री। और ये पूरी कहानी मैं बताऊंगा कि ये किसने कहा था। एक ऐसा इंसान जो कभी फिजिक्स पढ़ी नहीं, सुन मेरी बात, क्या लिखा है, नेचर लव सिमेट्री, ये एक साइंटिस्ट ने बोला था ऐसा। और कौन से साइंटिस्ट ने, फिजिक्स के साइंटिस्ट ने। और ऐसा फिजिक्स का साइंटिस्ट जो 10th में थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा था, 11th 12th आर्ट्स से किया था, और फिर उसने लॉ से ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएशन एलएलबी समझता है ना, एलएलबी में लॉ एंड हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस उसका पेपर था। मतलब फिजिक्स से दूर दूर से कहीं उसका रिश्ता नाता नहीं था, लेकिन उसको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में। बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट है वो, है ना। उसने बोला था नेचर लव सिमेट्री। अब बता सकते हो तो बताना कमेंट करके कि कौन सा साइंटिस्ट था वो, जिसने 12वीं में 12th क्लास, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड, 12th बोर्ड जो बोलते हैं ना, 12th +2, वो आर्ट्स से किया, ग्रेजुएशन हिस्ट्री और लॉ से किया, और उसको नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला। साहब तू तो फिजिक्स पढ़ रहा है तो नीट नहीं निकाल पा रहा है, बता, सोच, शर्म कर कि जिसको फिजिक्स का पी नहीं आता था उसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिल गया। और उसी के लिए आइंस्टाइन ने बोला था, क्या बोला था, हाँ कुछ बोला तो था, हाँ आइंस्टाइन ने बोला था इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। उसी के लिए आइंस्टाइन ने बोला था कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इमेजिनेशन होता है। और इमेजिनेशन की बेसिस पे ही एक ऐसा साइंटिस्ट, बता दिया कहानी कई बार, नाम पता होगा तो बताना, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में डिटेल में एकदम। तो चलो मैक्सवेल क्या कहता है, मैक्सवेल स्कूल में गया तभी कहता है कि असल में कोई किसी का बाप नहीं है। सुन मेरी बात, मैक्सवेल कहता है कि कोई किसी का बाप नहीं है। कल बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा किया था, आज बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा। अबे जो बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा, तो दो बातें तो पक्की बात होगी, जो भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होगा। पहली बात, मतलब पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा लेगा। दूसरी बात, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के रेट ऑफ चेंजेस के बराबर होगा। पक्की बात है तो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे को इंड्यूस करता है, साहब ये 3-3 4-4 पेज का निचोड़ है जो मैं आपको बता रहा हूं। इंड्यूसिंग फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इंड्यूस्ड फील्ड का फॉर्मूला, इंड्यूस्ड फील्ड का फॉर्मूला चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, उसके सामने रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो पक्का आएगा। ठीक है, तो मैक्सवेल ने कहा था, लेकिन मैक्सवेल इसको प्रूफ नहीं कर पा रहा था। अभी स्कूल का जाता हुआ बच्चा था वो, धीरे धीरे जब वो आगे गया तब उसने बाद में चल के प्रूफ किया। तो इसीलिए हम कहते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ, मैक्सवेल 4 लॉ, मैक्सवेल के 4 लॉ पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समेट के एक बनाता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैक्सवेल क्या कहता है समझिए, मैक्सवेल कहता है कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये कहता है कि असल में कोई किसी का बाप नहीं है, नेचर लव सिमेट्री। कल मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा किया था, तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा। पक्की बात है, करेगा। बोले कैसे करेगा, कितना करेगा, तुम पता नहीं। ये स्कूल जाता हुआ बच्चा था वो मैक्सवेल, बोला पता नहीं लेकिन करेगा।
क्योंकि नेचर लव सिमेट्री। मैं यहां पे खड़ा हो जाता हूं, सिमेट्री का मतलब समझ क्या होता है, यहां से काट मत, अभी देख इस आधे हिस्से के इस तरफ और इस तरफ मुझे देख, तो मैं तुम्हें सिमेट्रिक देखूंगा। जैसा मेरा ये हाथ है वैसा है, देख दोनों तरफ कान है, नाक भी आधा आधा कटेगा, आंख, पूरी बॉडी मेरी सिमेट्रिक होगी। अगर नहीं होती तो उसी को हैंडीकैप कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तू कुछ भी देख दुनिया में, जैसे धरती को देख, अर्थ को देख, यूनिवर्स को देख, एवरीथिंग इज अ हाईली सिमेट्रिक। पेड़ पौधा देख, ट्री देख, आधा काट दे, दोनों तरफ एक जैसा दिखेगा। अब तू कोई एग्जांपल है सर इसमें तो नहीं होता, अरे भाई एक एग्जांपल से छोड़ना, 99% यूनिवर्स तो सिमेट्रिक है ना, 1% एरर आता है हमलाल, ठीक है? तो समझना मैक्सवेल ने बोला। अब ये प्रूफ हुआ मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें। कैसे? तो देखो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तुम लग रहा हो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तुम पढ़ चुके, हाँ तुम पढ़ चुके हो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें दो दिक्कतें थी जो तुमने नहीं समझा। आओ समझा। तो पहला दिक्कत क्या था, जब हम कैपेसिटर चार्ज करते हैं तो क्या होता है कैपेसिटर चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर की वजह चार्जिंग बैटरी से जब जोड़ेंगे तो इस पे आ जाएगा कुछ निगेटिव चार्ज, जहां निगेटिव पोलरिटी होगी, और इस पे आ जाएगा कुछ पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज कितनी होगी, तो Q बराबर CV के बराबर होता है, ठीक है? ये चार्ज आया कहां से, तो ये बैटरी के पास चार्ज होता है क्या? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज नहीं, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज नहीं, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव अ कैपेबिलिटी टू वर्क। तो बैटरी क्या करता है, यहां से चार्ज उठाता है और धीरे धीरे चार्ज को उठा के इस लाइन पे उठा के यहां रख देता है। मतलब जैसे बैटरी को जोड़ते हैं तो यहां पे करंट फ्लो करता है dQ/dt। इसको हम कह सकते हैं कंडक्शन करंट और ड्रिफ्ट करंट, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, कंडक्शन करंट और ड्रिफ्ट करंट, ठीक है? यहां तक तो आपने ठीक समझा था, चलो समझा था। तो यहां से चार्ज उठा, इस रास्ते से फ्लो करता हुआ ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, चार्ज यहां तक आया, मतलब यहां भी कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है, यहां भी कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन करंट तो हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करता है, करंट फ्लोज इन अ क्लोज लूप, करंट फ्लोज इन अ क्लोज लूप। करंट तो क्लोज लूप पे बहना चाहिए ना, तो यहां का क्लोज लूप कहां है, यहां तो खाली जगह है। अरे कैपेसिटर के बीच में कुछ होता थोड़ी ना, खाली जगह है। तो डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, मैंने नहीं डाला है, एयर भी तो होता है, मैंने नहीं डाला है। यहां पे कैपेसिटेंस इसका होगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, D है दोनों के बीच का डिस्टेंस बीच में तो खाली है। हाँ तो सर पहले भी खाली हुआ करता था, तो वही तो दिक्कत है, तुमने नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन आज से 1865 मैक्सवेल ने ये एक्सपेरिमेंट कब किया था, 1865 में एक साइंटिस्ट बैठ गया और कहता है कि नहीं, एक बात बताओ करंट तो क्लोज लूप में बहता है, यही तो सिखाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहां पे तो क्लोज लूप बन ही नहीं रहा। भाई साहब बात में लॉजिक है, क्लोज लूप कहां बन रहा, तो करंट यहां से यहां तक थोड़ी ना बहता है। बोला कि पक्का यहां पे कोई ना कोई करंट होना चाहिए, लेकिन हवा में करंट तो फ्लो नहीं कर सकता है। हमने पढ़ा था ना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, सर करंट फ्लो करता है लेकिन बाद में बंद हो जाता है, लेकिन कुछ देर तक करंट फ्लो करता है ना, कुछ देर तक ही सही, वो करंट क्लोज लूप में ही बह सकता है। कंटिन्यूटी ऑफ करंट भी कोई चीज होती है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ करंट लोगों को समझ नहीं आ रही थी। पहली समस्या ये, करंट फ्लोज इन अ क्लोज लूप, लेकिन यहां पे क्लोज लूप कहां बन रहा, पहली समस्या ये। दूसरी समस्या यहां पे x पॉइंट मैंने कोई लिया और y पॉइंट लिया, x पे बात करते हैं पहले हम, एट x, ध्यान से समझना, एट x पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, थ्योरेटिकली सोच के बताओ। तो यहां पे देखोगे तो क्लोज लूप बनेगा, एम्पियर सर्किटल लॉ लोगे, एम्पियर्स लॉ, एम्पीरियन लॉ, जिसमें एम्पीरियन लूप बनाते हैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अगर कोई एम्पीरियन लूप करंट इनक्लोज करता है तो पक्का वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां पे करंट IC फ्लो कर रहा और ये एम्पीरियन लूप यहां से क्लोज कर रहा, तो यहां पे करंट कैरिंग वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो x पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ। और मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंटली उसने बोला कि जब मैं यहां पे मैग्नेटिक नीडल रखता हूं तो डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो एम्पीरियन का लॉ और मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट दोनों ठीक बैठा, कहां पे, x पे। अब बात आते हैं एट y पे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ बोलते हैं ना, एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, इस x पॉइंट पे जब हम क्लोज लूप बनाएंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ by.dl
बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, आई इन। बताइए क्या ये एम्पियरियन लूप करंट इनक्लोज कर रहा था? हाँ सर बिल्कुल कर रहा था। ये एम्पियरियन लूप क्लोज करंट इनक्लोज कर रहा? नहीं कर रहा। यहां पे करंट कितना है बोलो? 0। आई इन की वैल्यू क्या है? 0। तो थ्योरेटिकली यहां पे बी वाई क्या होना चाहिए? 0। बट मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया, पूरा लिख रहा हूं अच्छे से एकदम। मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली जब उसने एक मैग्नेटिक नीडल को यहां पे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आया। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आया, 0 नहीं आया मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। मैग्नेटिक नीडल को एक बार मैग्नेट को रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड में जब बार मैग्नेट को रख देंगे तो डिफ्लेक्ट होता है, यहां पे डिफ्लेक्ट हुआ मतलब मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन एम्पियरन सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा था। एम्पियरन सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा था। अब बताओ भैया, भारी समस्या। कैपेसिटर ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से ही क्लू मिला। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से ही कहानी समझ में आया कि अरे यार इस एक्स पॉइंट पे, ध्यान से समझना, एक्स पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है और होना भी चाहिए। एम्पियर ने बोला होगा, लॉ थ्योरेटिकली होगा, एक्सपेरिमेंटली था। लेकिन वाई पे कैपेसिटर प्लेट के बीच में थ्योरेटिकली नहीं होना चाहिए था, लेकिन था। तो कहां से आया साहब? कहां से आया मैग्नेटिक फील्ड? आया कहां से? किसने पैदा किया? क्या ये करंट यहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एम्पियर सर्किट लॉ लगाना जानते हो तो लगाना एम्पियर सर्किट लॉ। ये करंट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर सकता है। तो अब मैक्सवेल कहता है कि ध्यान से सुनो, असल में दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में ड्यूरिंग चार्जिंग, जब आप चार्ज कर रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो? चार्जिंग। समझना यहां पे, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एकदम एफर्टलेस, बहुत आसान चीजें पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज प्लेट से निगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है, यहां पे भी धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है। कैपेसिटर प्लेट के इस प्लेट से चार्ज उठा के बैटरी यहां पे रख रहा है। तो जब यहां से थोड़ा चार्ज उठा के रखा, थोड़ा और उठा के रखा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में टाइम लगता है ना बेटा, टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। थोड़ा समय स्टेडी स्टेट के बाद जाके कैपेसिटर फुल चार्ज होता है। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो चार्ज कांस्टेंट होता है, नहीं तो लगातार चार्ज का ग्रोथ हो रहा है। और कैपेसिटर प्लेट के बीच में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या होता है समझना? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर प्लेट के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है किसी भी इंस्टेंट पे? कितनी होती है कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट? तो बेटा कैपेसिटर हम कंडक्टर से बनाते हैं या नॉन कंडक्टर से? समझना अच्छे से, कंडक्टिंग प्लेट से या नॉन कंडक्टिंग से? तो कैपेसिटर हम कंडक्टिंग प्लेट से बनाते हैं और एक कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे दो प्लेट है, प्लस क्यू की वजह से प्लस से दूर और माइनस क्यू की वजह से माइनस की तरफ। एक की वजह से आएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट और दूसरे की वजह से भी आएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या 2 सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा? बताओ फटाफट बोलो। सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा या सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा? बताओ फटाफट कौन सा सही आंसर है, बोलो। तो सही आंसर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या इसको मैं लिख सकता हूं चार्ज, सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सर कैसे? आप ही नहीं तो बोला दोनों प्लेट का ऐड होगा। तो सुनो ध्यान से, एक पे है पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, तो होगा क्या? पॉजिटिव नेगेटिव से बाउंडेड हो जाएगा। तो एक तरफ चार्ज होगा ही नहीं, समझो ना। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव यहां पे एक्युमुलेट हो गया, नेगेटिव यहां पे एक्युमुलेट हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये सही रिजल्ट है, ये दोनों गलत है। लिखा रहने दो गलत भी, ताकि आपको याद रहे कि क्या नहीं होगा क्या होगा। तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। और ये है टाइम वेरिंग, टाइम के साथ ही तो चार्ज का ग्रोथ हो रहा है, चार्ज का ग्रोथ हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग फील्ड। और ये जो टाइम वेरिंग फील्ड है इसके वजह से करंट आएगा, जिसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल कहता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो कंटिन्यूटी ऑफ करंट को समझाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे करंट फ्लो कराओगे? क्लोज लूप में करंट फ्लो करना चाहिए तो कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन तो होना चाहिए। तो उसने बोला कि असल में कैपेसिटर प्लेट के बीच में भी करंट फ्लो करता है, और वो जो करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट क्यों फ्लो करता है? तो ड्यू टू वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार ग्रो कर रहा है, उसकी वजह से यहां पे एक करंट आता है।
और जहां भी करंट आ जाएगा उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट करंट की अब दो बातें हैं मैथमेटिकली क्या होगा उसका फॉर्मूला, दूसरा फिजिकली कि वो किस तरह से फ्लो कर रहा होगा। तो दोनों मैक्सवेल समझाता है, बड़ा प्यार से समझना। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट डी रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से एक करंट आएगा जो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। और किसी भी इंस्टेंट पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि मैं बोलूं और तुम बोलोगे सर मैं भरोसा नहीं कर रहा, लात मार के फेंक दूंगा युगांडा। किसी भी इंस्टेंट पे याद रखो, क्योंकि इस पे 4 सवाल हैं पूछे हुए नीट में, समझो कि किसी भी इंस्टेंट पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल यहां पे अगर करंट फ्लो कर रहा है तेरा आईसी, सॉरी आई कंडक्शन, हाँ आईसी, और इसमें कर रहा है आईडी, तो आईसी और आईडी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये तो किरचॉफ्स लॉ का है। ऐसा थोड़ी ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक लूप में इधर करंट 10 एम्पियर अपने आप यहाँ पे 5 एम्पियर, नहीं। हालांकि तार ऐसा भी हो ना तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको सिखाया था, यहां पे और यहां पे करंट की वैल्यू सेम होती है, तो पूरे लूप में करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब आईडी हमेशा आईसी के बराबर होगा। तो बोर्ड वाले बच्चों को पहले ये प्रूफ कराया जाता है कैसे होगा कैसे होगा कि आईसी आईडी के बराबर कैसे होगा। तो चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट। चलो पहले इसको प्रूफ ही कर लेते हैं। तो कहां से शुरू करें सर? शुरू करिए आप आईडी से, चलिए आईडी से शुरू करते हैं। आईडी क्या पढ़ा हमने? आईडी पढ़ा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अच्छा, कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में है और दोनों प्लेट के बीच की एरिया है ए, दोनों प्लेट के बीच की एरिया है ए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाए ई डॉट ए, और आगे की तरफ एरिया, आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हैं ई ए। तो एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो कांस्टेंट है बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो डी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो यहां पे देखिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी ई बाई डी टी। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाला हमने क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखेंगे क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्यू तो अंदर रहेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आ जाएगी डी क्यू बाई डी टी। और असल में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आईसी क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी, यही तो है आईसी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? आईसी। तो आईडी बराबर आईसी। तो कितनी बातें पता चली? एक तो बातें आपको ये पता चली कि आपको हर बार डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंडक्शन करंट पता है क्या पता है? कंडक्शन करंट पता है, तो डायरेक्टली आप डिस्प्लेसमेंट करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर लिख देंगे। वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ऐसे डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला होता है बताइए फटाफट? डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या फॉर्मूला होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली डी क्यू बाई डी टी भी कह सकते हैं, जो आपका कंडक्शन करंट के बराबर होता है। वाह बेटा वाह। आओ, और खेलना चाहते हो कि रहने दे? आओ खेलो, क्या दिक्कत है? आओ खेले, लेट्स प्ले, खेले, लेट्स प्ले। कैसे खेलेगा बता? खेलने का मतलब क्या है? खेलने का मतलब यह कि फॉर्मूला को तो हमने समझ लिया, अब छोड़ दे, या इसके साथ खेले तो आओ खेलते हैं। क्या खेलेगा बोलो? सर हम फाई ई को ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, फाई को ये लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू ई डॉट ए लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट, एरिया हमेशा कांस्टेंट ही होगा यार, एरिया थोड़ी ना प्लेट का बढ़ जाएगा, ए बाहर, डी बाई डी टी। तो कई बार रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स देके आपको डिस्प्लेसमेंट करंट पूछेगा, और कई बार आपको कई बार आपको रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट पूछेगा, तो ये बनेगा फॉर्मूला। ये कब यूज करेंगे? जब रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम वी बाई एल लिख सकते हैं, कभी भी एनी टाइम बिल्कुल लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, या फिर दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है डी, तो डी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी ही तो होता है, तो यहां पे लिख लो। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। टाइम पास नहीं कर रहा हूं, असल में इसी सब फॉर्मूले पे सवाल पूछे जाते हैं। ई को वी बाई एल लिखोगे तो एल बाहर, ये हो जाएगा तेरा डीवी बाई डी एल, सॉरी डीवी बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अगर पता हो तो भी आप डिस्प्लेसमेंट करंट डायरेक्ट लिख सकते हैं। आओ, एक दूसरा तरीका जो कहीं किताबों में नहीं है, वो एमआर स्टार ही बता सकता है, किताबों में नहीं है ये। दूसरा प्रूफ, एक और प्रूफ कि आईडी आईसी के बराबर होता है। एक और प्रूफ, आईसी होता क्या बोलो? सर आईसी होता है डीक्यू बाई डी टी। ओके, वेरी गुड। आईसी यही तो होगा डीक्यू बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन में यही तो फर्क है।
क्यू बराबर क्या होता है? सीवी। यस सर, क्यू बराबर होता है सीवी। रख दो क्यू को। तो क्यू को रखो, जैसे रखोगे सीवी, सी कैपेसिटेंस, वी पोटेंशियल, रखोगे सीवी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, सी बाहर, यहां पे आ जाएगा डी बाई डी टी। तो आईसी इज इक्वल टू होगा सी बाहर डी बाई डी टी। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल दिया हो और कैपेसिटेंस दिया हो तो डायरेक्टली आप यहां से कंडक्शन करंट निकाल सकते हैं। अब इस बात की क्या गारंटी कि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? आ ना बेटा आ, अरे आ, सी की वैल्यू लिख क्या होती है? सी होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो जैसे ही तू सी की वैल्यू यहां पे पुट करेगा तो आईसी बता क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डीवी बाई डी टी। अरे सर ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के ओरिजिनल फॉर्मूला से प्रूफ किया था बे। डिस्प्लेसमेंट करंट देख इधर, देख इधर, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी से प्रूफ किया है। अब बता क्या? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ले ले, डी ले ले, डी ले ले, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डीवी बाई डी टी आईसी है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डी बाई डी टी आई डी है। खेल खेल, अब दोनों बराबर है। और कई बार सवाल तुम पे इससे पूछ लेंगे, कई बार सवाल इस पे पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, बताओ मजा आया कि नहीं है? दूसरी बात अब है एम्पियर्स सर्किट, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल एकदम ईमानदार साइंटिस्ट है, कहता है कि असल में एम्पियर का लॉ गलत नहीं है। तू बोल रहा होगा सर गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं, हमने चैप्टर में पढ़ा है, गलत कैसे हो जाएगा? तो हमें तो गलत ही हो रहा था ना। एक्सपेरिमेंटली यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वाई पे है, लेकिन थ्योरेटिकली मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो गलत ही तो प्रूफ हुआ ना इससे। एम्पियर का लॉ गलत ही तो आ गया ना, कैपेसिटर प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन एम्पियर लॉ कहता है कि नहीं होता है, गलत ही तो हुआ ना। लेकिन मैक्सवेल ने जिसने गलत प्रूफ किया था वो कहता है नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है। असल में आपने हजारों जगह पे एम्पियर का लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, आज उसके लॉ को गलत करके खत्म नहीं कर सकते। लॉ गलत नहीं है, उस लॉ में थोड़े से मॉडिफिकेशन की जरूरत है। लॉ गलत नहीं है, लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। क्या? वो देखिए, एम्पियर मैक्सवेल लॉ में कहता है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डीएल बाई डी टी, एम्पियरियन लॉ क्लोज लूप, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आईसी। हम पढ़ते थे कंडक्शन करंट, वही यहां पे एक टर्म और आ जाएगा आईडी बस। जहां पे आईसी और आईडी दोनों है तो दोनों लगाओ, जहां पे सिर्फ तार में कंडक्शन करंट है तो कंडक्शन करंट लगाओ, जहां पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट लिखो। यहां एग्जैक्टली कैपेसिटर प्लेट के बीच में, कैपेसिटर प्लेट के बीच में, प्लेट के बीच में, बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट लिख ले। हिंदी लिखते ही एकदम फैल जाते हो, सर हाउ कैन यू राइट इन हिंदी? अबे क्यों नहीं लिखू हिंदी में? हिंदी में बोलता हूं, हिंदी में लिखता हूं, यही आता है मुझे, अंग्रेजी आता ही नहीं। कैपेसिटर प्लेट के बीच नहीं आता, ले क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आईडी, ये होगा फॉर्मूला। सर आईडी की वैल्यू क्या होती है? तो म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई इलेक्ट्रोस्टैटिक बटा डी टी। धकाधक धकाधक जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैपेसिटर प्लेट के बीच में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा। सर आईसी कहां गया? तो कैपेसिटर प्लेट के एग्जैक्टली बीच में आईसी थोड़ी ना होता है, आईसी थोड़ी ना होता है। इस लॉ को अगर लिखना चाहो तुम पूरे एकदम भोकाली फॉर्म में, एम्पियर मैक्सवेल लॉ का भोकाल देखो इधर, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स बाई डी टी, ये आएगा। ये पूरा एम्पियर मैक्सवेल लॉ है। तो क्या किया मैक्सवेल ने? एम्पियर सर्किटल लॉ में सुधार किया और एम्पियर को भी पूरा क्रेडिट दिया, इवन अपना नाम एम्पियर के बाद में लगाया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो जो तुमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एम्पियर्स लॉ लगा लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, एकदम सही था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जगह पे गलत हो जा रहा था तो उसको सुधार हमने कर लिया। अब इसी लॉ को वहां पे लगाओगे तो हर बार तो डिस्प्लेसमेंट करंट ही जीरो ही लिखोगे ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट तो कैपेसिटर प्लेट के बीच में आता है। डिस्प्लेसमेंट करंट कहां पे आता है? कैपेसिटर प्लेट के बीच में आता है। तो उसके बहुत सारे फॉर्मूले, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट की मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, उसका एम्पियर मैक्सवेल लॉ हमने बता दिया आपको। अब फील दिलाता हूं कि करंट असल में फ्लो कैसे करता है, वो भी समझना जरूरी है। मान लो ये प्लेट बनाया हमने कैपेसिटर ये कैपेसिटर प्लेट बनाया, इस बैटरी से हमने जोड़ दिया। तो असल में जो कंडक्शन करंट होता है वो तो तार में बहेगा, ऐसे एक लाइन में बहता है, इस तार में ऐसे बहता है कंडक्शन करंट आईसीएस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट करंट असल में कैपेसिटर प्लेट के बीच में पूरे में बहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे एरिया के बीच में था। तो इसको फील करो थोड़ा सा, ये मजेदार चीज है, इसको फील करो।
किताबों में भी इतने एक्सप्लेन करके नहीं लिखते हैं। इसको फील करो कि ये पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करता है। ये करंट कहां से फ्लो करता है? पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करता है। बताओ तुमको दिखा कि नहीं दिखा? डिस्प्लेसमेंट करंट जिसकी वैल्यू को आपने बोला था आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये बोला था। कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। वो सब में फ्लो कर कहां से रहा है? तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो कर रहा है। ये है आपका आईडी। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाया, ये हमने आईडी बनाया। तो ये बड़ा बेसिक फर्क है दोनों के फ्लो होने में। यह कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो मीडियम है या एयर है, पूरे एयर से ऐसे फ्लो करता है। मान लो यहां पे हमने सर्कुलर प्लेट ले लिया, तो इस सर्कुलर प्लेट में भी इस तरह से करंट फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे करेगा करंट फ्लो। अगर तुमने इसको बैटरी से ऐसे फ्लो कनेक्ट कर दिया है, तो यहां से करंट आईसी यहां से ऐसे जाएगा, और ये देखो आईडी का फ्लो, ये देखो आईडी का फ्लो। समझ में आया कि नहीं है? तो इस पे भी कई बार सवाल पूछते हैं कि मान लो यहाँ से करंट है 5 एम्पियर, तो बताओ यहाँ पे करंट क्या होगा? 5 एम्पियर। अच्छा, यहाँ से करंट है 5 एम्पियर, इसके आधे एरिया से कितना करंट होगा? 2.5 एम्पियर, क्योंकि ये तो एक लाइन में बहेगा, लेकिन ये तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से बहता है, पूरे प्लेट के बीच में जो एरिया बनता है ना, उससे बहता है। समझ आया कि नहीं आया? बहुत ही जोरदार। चलो अब डिस्प्लेसमेंट करंट में जो मैंने समझाया उसी को मैंने यहां पे लिख दिया। क्या क्या लिख दिया? फॉर्म्स यूजिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, ले फॉर्मूला भी लिख देता हूं फिर से, और ना एक बार 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेक्चर का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार में देख लेना। तेरी औकात मेरी इतनी नहीं है, शर्म कर। 2 बार में लेक्चर देख लेना। देखो, जब तुम्हारा इंटेंशन हमेशा क्लियर रहेगा ना कि पढ़ना है, सीखना है, तो तुम सीखते सीखते समय निकल जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। जब तुम ऐसे लेक्चर देखोगे ना कि अरे यार लेक्चर आगे देखना पड़ेगा, तो जब देखोगे तो लेक्चर कम देखोगे और घड़ी पे ज्यादा तुम्हारा होगा। अच्छा, हाउ कैन यू मेक अ लेक्चर ऑफ 2.15 आवर? सर 2 घंटे के लेक्चर हम कैसे देख पाएंगे? अच्छा, 24 घंटे में 2 घंटे लेक्चर देख लेगा तो प्रलय आ जाएगा है? रामलाल, समझ अच्छे से। जितनी बार लिखेगा उतनी बार प्रैक्टिस होगी। सर आप भी प्रैक्टिस ही कर रहे हो क्या? हाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि भूल जाता हूं मैं भी। 10 बार लिखूंगा, रट के आया हूं, 50 बार और लिखूंगा। एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और फाई को ये लिख सकता हूं तो एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी बाई डी टी, और यहां से हम इसको डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और क्यू को सी भी लिख सकते हैं। तो आई डी इज इक्वल टू आ जाएगा सी डी वी बाई डी टी, और सी को हम एप्सिलॉन नॉट ए और बटा डी लिखा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ले झेल इसको। कितने फॉर्मूले हो गए? 6। कैसे? फॉर्मूले बिल्कुल 6 हैं, देख ध्यान से। या तो ये फॉर्मूला यूज करेगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, या तो ये करेगा, या आईडी को डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकता है, या आईडी को ये भी लिख सकता है, या ये भी लिख सकता है। 1 2 3 4 5, और आईडी बराबर आईसी होता है। आईडी बराबर आईसी होता है। ले झेल। ये पूरा डिस्प्लेसमेंट करने की कहानी है, इसको रटना नहीं है। कितनी आसानी से मैंने समझाया बेटा। रटना है तो इसको रट लेना, बस इसको रट ले, इसको एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। नेक्स्ट, तो ये कंटिन्यूटी ऑफ करंट को प्रूव करता है। प्रूव्स कंटिन्यूटी ऑफ करंट वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। बिटवीन द प्लेट्स में मैग्नेटिक फील्ड कंडक्शन की वजह से तो नहीं आता ना, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से आता है, उसको एक्सप्लेन करता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी करंट। सॉरी, स्टेडी करंट नहीं बे, मरवाएगा ये, मरवाएगा मरवाएगा। स्टेडी करंट नहीं, स्टेडी स्टेट। स्टेडी करंट नहीं, स्टेडी स्टेट मतलब स्टेडी स्टेट में व्हेन कैपेसिटर बिकम्स फुल चार्ज। याद है ना, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुल चार्ज होता है। व्हेन कैपेसिटर बिकम्स फुल चार्ज, जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो कंडक्शन करंट 0, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0। तो ये स्टेडी स्टेट में फ्लो नहीं करता। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए ना तो ये फ्लो नहीं करता। ये तभी फ्लो करता है जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो। ये इसकी फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो 6 लिख दिया। फ्लोज बिटवीन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट। कैपेसिटर प्लेट के क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है, ये मैंने आपको फिजिकली समझाया है। अब चलिए 4 मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल ने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए 4 लॉ दिए। घबराओ मत, कोई नया 4 लॉ नहीं है, पुराने लॉ को उठाया, बोला कि ठीक है ये गॉस लॉ ही है, लेकिन इसको मेरे नाम से थोड़ा पढ़ लो। तो मैक्सवेल 4 इक्वेशन में पहला जो लॉ है वो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। यस बिल्कुल,
सर वो गॉस लॉ हुआ ना, मैक्सवेल लॉ थोड़ी ना हुआ। अब ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है वो गॉस का ही नियम। लेकिन मैक्सवेल ने बोला कि मैं पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एंड गेम बना रहा हूं, मैं पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक जगह समेट रहा हूं, तो मेरे नाम से पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है, पढ़ लो फिर। तो सुनो क्या कहता है मैक्सवेल। मैक्सवेल कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ है वो है क्लोज इंटीग्रेशन। असल में ये क्या समझाना चाह रहा है सुनो, असल में मैं तुम्हें बताऊं, एम स्टार्ट इसका देखो, असल में मैं तुम्हें बताऊंगा ना जीवन भर याद रहेगा। सुन, ये समझाना चाह रहा है फील्ड का इंटीग्रेशन, एक बार एरिया के साथ एक बार लेंथ के साथ, बस। इंटीग्रेशन एक बार एरिया के साथ एक बार लेंथ के साथ। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, ये तो गॉस लॉ ही है ना, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो इसी को बोला मैक्सवेल फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये रहा, ये पढ़ चुके हो। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है, मतलब गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एरिया इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तुम अगर गोला ना लगाते, बी डॉट डी ए लगाते तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। लेकिन अगर तुम गोला लगा दोगे ना तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, हमेशा डाइपोल नहीं होता है। डाइपोल की वजह से नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज लूप से 0 ही पास करेगा। हालांकि तुम बाहर बनाओगे तो भी, मान लो नॉर्थ है ये साउथ है, तो यहां पे तुम गॉसियन सरफेस बना लो तो यहां से भी पास करने वाला फ्लक्स हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से निकलेगा यहां पे साउथ पे आएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो यहां पे फील्ड जितना अंदर उतना बाहर। तो ये प्रूव करता है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो फील्ड का दो बार तूने एरिया इंटीग्रेशन ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया इंटीग्रेशन लोगे तो गॉस लॉ आएगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया इंटीग्रेशन लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करता है, इस वजह से नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। अब लेंथ इंटीग्रल, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ये तीसरा लॉ जो है वो है तेरा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला तो उसने गॉस लॉ उठाया इलेक्ट्रोस्टैट का, दूसरा मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ, तीसरा ये फैराडेज लॉ उठाया और बोला कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू सॉरी डी फाई बाई डी टी। ये रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है, और यही तो फॉर्मूला है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ इंटीग्रेशन, और लास्ट में एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन था एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, वो कहता है लेंथ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्लोज लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ड्रिफ्ट प्लस आई डिस्प्लेसमेंट। आई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखें यहां पे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड आया है, यहां पे देख, अरे फाई बी में बी डॉट ए लिखेगा, यहां पे फाई ई में ई डॉट ए लिखोगे। तो उसने बोला कि देखो कोई किसी का बाप नहीं है, असल में सिमेट्रिक है, दुनिया सिमेट्रिक है। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है। बस दोनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए फोर मैक्सवेल इक्वेशन में। फोर मैक्सवेल इक्वेशन का बेस बता दिया ना मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का 2 बार क्लोज एरिया इंटीग्रल, 2 बार क्लोज लेंथ इंटीग्रल, यहां पे पूरी कहानी खत्म, पूरी कहानी खत्म मैक्सवेल का। अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट का पूरा फील्ड दिला दिया एकदम अच्छे से, घुस के पढ़ाया एकदम अंदर में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है और इसका ये फॉर्म कैसे होता है। तो सुनो, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कोई भी वेव जो होता है ना, वेव इज नथिंग बट अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर करने का एक मोड है ना, ये वेव में मैंने आपको पूरे फील्ड से पढ़ाया था। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन से एनर्जी ट्रांसफर होता है। दिस इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, दिस इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होगा वो वेव के प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर होगा, तभी इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चार्ज कंटेंट नहीं करता। जरूरी नहीं है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो वहां पे चार्ज हो। क्यों सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो चार्ज नहीं होगा? सुनो मेरी बात, किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ले लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से तो पैदा लिया नहीं। मेरी बात, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चार्ज की वजह से पैदा लिया था क्या? नहीं सर। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर, ईएमआई में मैंने आपको पढ़ाया था ना, असली फील्ड और नकली फील्ड। तो
ओरिजिनल फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से पैदा लिया था, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड से पैदा लिया था। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे को पैदा कर रहे होंगे, चार्ज की जरूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं एक ओरिजिन चार्ज से हुआ होगा, लेकिन एक जगह चार्ज से क्रिएट हुआ वेव, लेकिन हवा में कहीं वेव पहुंचा तो वहां तो चार्ज नहीं, चार्ज तो यहां पे ऑसिलेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्टर्बेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है, वो उसमें नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। कैसे पैदा लेता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे पैदा लेता है, उसके बाद बात करेंगे हम कैसा पैदा लेता है। कैसे, हाउ, हाउ है ना, पहले कैसे पैदा लेता है, हाउ, और उसके बाद बात करेंगे हम कैसा पैदा लेता है, उसका नेचर कैसा है। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो, सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ एसिलेटिंग चार्ज, हम कब से पढ़ रहे हैं, हम ये आपको पहले चैप्टर समझाते आ रहे हैं कि एसिलेटिंग चार्ज ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है। तो पहला सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एसिलेटिंग चार्ज, दूसरा एलसी ऑसिलेशन, जो मैं एकदम फील दिला के भी पढ़ाऊंगा, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। मान लो कि एटम में n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट होता है, ये आपको पता है। इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होता है जब इलेक्ट्रॉन का, तो उसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर, ऊपर में पता है ना, यहां पे ये एनर्जी, इसको E1 बोल दूं, अगर मैं इसको E2 बोल दूं, तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन होगा तो E1 माइनस E2 का एनर्जी डिफरेंस आएगा, जिसके वजह से यहां पे फोटोन निकलेगा, मतलब यहां पे वेव निकलेगा, फोटोन नहीं, अभी फोटोन नहीं, वेव निकलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला है, उसका एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है, यहां से ईएम वेव क्रिएट होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन आता है, कूद के जंप करके आता है, तो ईएम वेव क्रिएट होता है। दूसरा, रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इंटर इनटू अ टारगेट ऑफ हाईएस्ट एटॉमिक वेट, जो आपने एक्सरे पढ़ा है, एक्सरे इज ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। होता क्या है कि मान लो एक हाई एटॉमिक वेट का एटम है, तो उसके खूब एटॉमिक नंबर है, तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या हो गया कि मान लो कोई एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, मतलब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को मैंने फेंका है, तो इस इलेक्ट्रॉन का होगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा ना, लॉस होगा, और वो लॉस ईएम वेव क्रिएट करता है। ये मैं आपको एक्सरे में पढ़ाऊंगा, ये कैसे वेव लिखा है यार, ईएम वेव क्रिएट करता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस इन रेडियो एक्टिविटी। देखो, आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके, ये पूरा पढ़ाऊंगा मैं, फिर से बता रहा हूं, आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके, डीके का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो पहले बोला अंग्रेजी नहीं आता मुझे, अल्फा एंड बीटा डीके, आफ्टर अल्फा एंड बीटा डीके nucleus are in excited state, nucleus are in excited state and comes to ground state after emitting gamma ray, after emitting gamma ray। ठीक है ना, तो ये हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे। गामा डीके, गामा डीके का नाम जानते हो ना, गामा डीके, गामा इज अ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गामा इज नथिंग बट अ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है तो कितने तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा ले सकता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा लेने के कितने तरीके हैं, यहाँ पे मैंने बेसिक तरीके 5, पहला एसिलरेशन, दूसरा ऑसिलेशन, तीसरा क्या था यार, तीसरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, चौथा जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाएगा, कहां जाएगा, हाईली एटॉमिक नंबर के एटम के अंदर जाएगा, तो रिटार्डेशन होगा, पांचवा न्यूक्लियस के डी एक्साइटेशन से। और ये अभी तक आपको याद रखना है, हालांकि मैंने थोड़ा समझाया भी है, ये याद रखना, ये हम डिटेल में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले तो मैं एलसी ऑसिलेशन में समझाता हूं। तो लास्ट लेक्चर में एलसी ऑसिलेशन और ट्रांसफार्मर दोनों डिटेल में पढ़ाया था मैंने। अब यहां पे समझना कि एलसी ऑसिलेशन से ईएम वेव कैसे जनरेट होता है, तो ध्यान से सुनो। एलसी ऑसिलेशन को याद करो, पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रिक ये जो कैपेसिटर है जो फुल चार्ज होता है, तो उसके बीच में प्लस और माइनस, जब फुल चार्ज होता है, मैक्सिमम चार्ज होता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके बीच में। क्या बनेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके बीच में, देखो ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले मैक्सिमम। तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैक्सिमम रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है किसी एक टाइम पे, t = 0 पे,
है ना, और की को बंद किया, तो धीरे धीरे ये चार्ज इस तरह से फ्लो करने लगा और यहां पे करंट को बढ़ाने लगा, चार्ज कम होने लगा। चार्ज कम होने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा लेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर रीजन में क्लोज लूप बना के पैदा लेगा। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका। इंड्यूसिंग और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनता है। इंड्यूस फील्ड और इंड्यूसिंग फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनता है, ये मैं कई बार आपको बता चुका। क्लियर है क्या ये बात? अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगा, मतलब टाइम वेरिंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टाइम वेरिंग। अरे टाइम के साथ ही चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो वो क्या पैदा करेगा अंदर में, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जीरो हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो, तो यहां पे रेट ऑफ चेंज इन चार्ज भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, तो यहां पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहां पे करंट मैक्सिमम होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगा, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। इंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कैपेसिटर प्लेट पे जब चार्ज धीरे धीरे चेंज हो रहा था तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, उसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है। कैपेसिटर प्लेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड वैरिंग चार्ज की वजह से आता था, उसकी वजह से बात कर रहा हूं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बताया था, तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी तो हो सकता है। चार्जिंग में चार्ज का ग्रोथ होता है, डिस्चार्जिंग में चार्ज का डीके होता है। तो मैक्सिमम चार्ज था तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड था, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। अब क्या होगा, यहां पे करंट मैक्सिमम, अब यहां से करंट फ्लो हो रहा है। एलसी ऑसिलेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि करंट फ्लो होता ही रहेगा, क्योंकि इंडक्टर को चेंज से नफरत है। एक बार करंट मैक्सिमम आ गया, भले ही उधर चार्ज जीरो हो गया, लेकिन फिर भी ये करंट फ्लो कराता रहेगा। तो करंट फ्लो कराता रहेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, चार्ज जैसे जैसे कम होता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, चार्ज कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ले लेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा लेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा लेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन चार्ज, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता जाएगा। एक इंस्टेंट पे करंट जीरो, चार्ज मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। फिर कैपेसिटर बोलेगा नहीं यार तुमने तो उल्टी डायरेक्शन में मुझे चार्ज कर दिया, फिर से डिस्चार्ज कराओ, तो फिर से चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। तो धीरे धीरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कम होने लगेगा। ये जो हमने एलसी ऑसिलेशन के स्टेप बताए थे ना, आपको 9, वो फिर से स्टेप बना के दिखाऊंगा, समय ज्यादा लग जाएगा, तो उसी से फील करो। तो यहां पे बनाता हूं मैं डायग्राम, उसको समझो कि ये मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ले रहा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ले रहा, तो t इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, मैक्सिमम था सर। t इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, मैक्सिमम था। धीरे धीरे टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगा, कम। तो देखो धीरे धीरे टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगा, कम होने लगा, और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। और जब यहां पे चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब चार्ज यहां पे पॉजिटिव आने लगा तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा। क्या होने लगा बोलो, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगा, और फिर से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा जब चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से यहां पे चार्ज कम होने लगा, चार्ज कम होने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से कम होने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से देखो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये देखो वेव बन गया। समझ में आया कि नहीं एकदम अच्छे से। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम था, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न के परपेंडिकुलर था। तो मान लो ये वाई एक्सिस है, तो इधर जेड एक्सिस की तरफ यहां पे आएगा तेरा मैग्नेटिक फील्ड, और ये भी देखो पहले आएगा मैक्सिमम, देखो पहले आएगा मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड भी कम होने लगेगा। देखो धीरे धीरे एकदम मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगेगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जीरो। फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी मैग्नीट्यूड देखो यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, देखो यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, देखो यहाँ से, अबे यार देखो यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये पीक आएगा। फिर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी देखो घटना शुरू हो जाएगा। ऐसे देखो घटना शुरू हो जाएगा, तो ये वेव बनेगा, देखो ध्यान से, ये देखो, और ये कौन सा वेव है,
ये आपका इलेक्ट्रिक वेव। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ध्यान से देखो, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर कर रहे हो, तो यहीं पे फील्ड दिला दिया मैंने। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हैं, दोनों सेम फेज में। तो पहली और इंपॉर्टेंट बात यहां पे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब जब ये मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम, जब ये मिनिमम तो ये मिनिमम, और ये एक वेव फॉर्म बनाते हुए वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा। देखो यहां एलसी ऑसिलेशन में ईएम वेव यहां से जनरेट हो रहा। तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन देखो, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ले रहा, जिसका इक्वेशन होगा ई नॉट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ई नॉट, देखो यहां तक ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो वेव का इक्वेशन है। जब भी कोई चीज ऑसिलेट करता हुआ डिस्टर्बेंस आगे जाए तो वेव बनाता है, वेव का इक्वेशन ये। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होगा तेरा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और एक बात याद रखना कि अगर के एक्स और ओमेगा टी के बीच में एक निगेटिव साइन है तो वेव आगे जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो वेव निगेटिव एक्स एक्सिस में जाता है। ये सारी वेव की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, फॉलोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव मतलब जो मोटा मोटी जो लॉ होता है वेव का, वो सारा यहां पे वैलिड होता है, क्योंकि ये वेव ही है असल में। ये असल में क्या है? वेव है। अब यहां पे ध्यान से सीखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो पीक है, इसके मैग्नीट्यूड में थोड़ा फर्क होता है। और ये फर्क ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो पीक है या आरएमएस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के आरएमएस बटा स्पीड ऑफ वेव के बराबर होता है। तो इसको सी भी लिख सकते हैं, या दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ वेव वी है तो इसको बटा वी भी लिख सकते हैं। इसको अगर प्रूव करना है तो कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं आप। वेलोसिटी सेलेक्टर में मैंने पढ़ा था ना, क्यू ई बराबर क्यू वी बी, यहां से प्रूव कर लेना यार। क्यू ई, इसको याद रखने के लिए प्रूफ बहुत आसान है। क्यू ई बराबर क्यू वी बी, तो क्यू से क्यू कटेगा तो बी बराबर क्या जाएगा? ई बाई वी, या ई इज इक्वल टू क्या होगा? वी बी। तो जो मैग्नीट्यूड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो बहुत ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू बात कर रहा हूं मैं, फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा। स्पीड ऑफ वेव कैसे डिसाइड करेंगे? तो स्पीड ऑफ वेव का यहां पे फॉर्मूला देख क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ वेव, एक तो फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ वेव दे रहा था, वी इधर हो जाएगा, तो ई नॉट बाई बी नॉट, दोनों को पीक का रेशियो ले ले या आरएमएस का रेशियो ले ले, बराबर एक हो जाएगा यहां पे ओमेगा बाई के। याद है ओमेगा बाई के इज ए स्पीड ऑफ वेव? नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखा करो, ओमेगा होता है तेरा 2 पाई बाई टी और ये होता है 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा बाई टी होगा स्पीड ऑफ वेव, ऊपर लेमडा लेंथ और नीचे टी, ये तो स्पीड ऑफ वेव होता है लेमडा बाई टी। ये हो गया स्पीड ऑफ वेव तेरा, समझ में आ गया? अब इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या होता है वेव का? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ये पॉइंटिंग वेक्टर की तरफ होता है। हालांकि ये पॉइंटिंग वेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, इस पर कभी सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन यहां पे याद रखने के लिए लिख सकते हैं। ये पॉइंटिंग वेक्टर होता है टोटल एनर्जी फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ए, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो एनर्जी फ्लो करता है वो फ्लो करता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा म्यू नॉट। तो आप इसको याद रखेंगे सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन का डायरेक्शन मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन का डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ये वेव का डायरेक्शन मिलता है। समझ में आया कि नहीं है? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा है एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड है वाई में, जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है जेड में। तो वाई में 4 फिंगर रखो फर्स्ट वेक्टर की तरफ, सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाओगे तो जो थंब है वो वेव की डायरेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा? वेव की डायरेक्शन को बताएगा। तुम ये भी कह सकते हो सर 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 ये बताओ कि ये तो वाई एक्सिस में है, ये तो माइनस वाई में है। कोई बात नहीं, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ले माइनस वाई में है तो मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस जेड में है, तो माइनस वाई देखना नीचे, एग्जैक्टली नीचे वाई एक्सिस तो नीचे माइनस वाई एक्सिस, और इधर जेड एक्सिस विद, अब बता कहां जा रहा है वेव? जेड एक्स में जा रहा है। तो हमेशा याद रखना कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ हम 4 फिंगर रखेंगे। फिर से लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव किधर होगा? थंब की तरफ। किधर होगा? थंब की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ 4 फिंगर रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या रखेंगे? 4 फिंगर। 4 फिंगर, जो बेसिक लॉ है क्रॉस प्रोडक्ट का वही यूज कर रहा हूं। इसकी तरफ 4 फिंगर को टर्न करेंगे, टर्न 4 फिंगर, तुम अच्छे से लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ 4 फिंगर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ 4 फिंगर को टर्न करेंगे, जो थंब होगा वो वेव की डायरेक्शन को बताएगा। किसकी डायरेक्शन को बताएगा? वेव की डायरेक्शन को बताएगा।
ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पूरी कहानी। अब यहां पे एक काम करते हैं अपन और समझते हैं थोड़ा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। तो जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो किसी भी स्पेस में, कैपेसिटर में हम समझाते, कैपेसिटर पढ़ाते समय हमने समझाया था, कहीं भी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी प्रूव करने को बोलेगा, प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन कैपेसिटर में मैंने प्रूव किया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी नहीं, एनर्जी डेंसिटी मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी लिख देता हूं पूरा, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या? एनर्जी बटा वॉल्यूम। ये होता है बेटा हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां पे ई क्या है? ई है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इंस्टेंटेनियस लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि फील्ड चेंजिंग है, तो हर जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है मैंने, लेकिन एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू होगी हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है एनर्जी डेंसिटी में। मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं ईएम वेव की एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं क्या? नहीं, ईएम वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं बस मैं। ईएम वेव में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं बस। ठीक है सर, करो। लेकिन हर जगह फील्ड अलग अलग है, तो एवरेज फील्ड के बारे में बात करो। तो एवरेज फील्ड जो होगा, कोई भी वैरिंग चीज होता है उसका हम एवरेज निकालते हैं, आरएमएस भी निकालते हैं। लेकिन यहां पे आरएमएस का कोई मतलब नहीं। एसी में आरएमएस का मतलब इसलिए था क्योंकि हीट लॉस आरएमएस पे डिपेंड कर रहा है। यहां पे तो एवरेज का मतलब कि ऑन एन एवरेज कितनी एनर्जी जाएगी। तो एवरेज का मतलब होता है खोपचाई। अभी तुम्हें इतना मजा आएगा ना, एमआर स्टार देख, यहां पे कोई कहानी नहीं। हर बार मास्टर को मैंने देखा है, चाहे कोई भी मास्टर हो, यहां पे पूरी डेरिवेशन करके समझाता है। अरे क्यों भाई, एक ही चीज 1000 बार क्यों कर रहे हो? एक ही चीज को बच्चे को समय लगा के एक बार समझाओ ढंग से, और जहां भी यूज आ रहा है उसको बताओ कैसे आया है। हर बार करके दिखाऊं क्या मैं? नहीं, एक बार करके दिखाओ और उसको 1000 बार यूज करो। ये हुई कहानी कि जितनी बार आएगा उतनी बार यूज करते रहोगे। मजदूर है क्या यार? इधर देख, इधर देख, एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब खोपचा यूई। इधर क्या था? यूई। ये क्या है? यूई। अरे एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला यूई। हमें बात करना है खोपचा यूई की। चलो, खोपचा यूई क्या होगा? खोपचा यूई मतलब इसके खोपचा के अंदर ये रख दो, यूई का मान रख दो खोपचा के अंदर, तो ये क्या होगा बोलो? हाफ इप्सिलॉन नॉट, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? ई नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा के एक्स है। अब ये जो कांस्टेंट है वो खोपचा के बाहर आ जाता है, तो हाफ इप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर है ये। साइन का एवरेज वैल्यू होता है 0, साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू होता है हाफ। यहां से हाफ बाहर ले भैया, आ गया 1/4 इप्सिलॉन नॉट ई नॉट का होल स्क्वायर। ये आ गया आंसर। कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड के आरएमएस के टर्म्स में ये देते हैं। तो आरएमएस क्या होता है बेटा? पीक बटा √2। यहां पे है पीक का स्क्वायर, तो पीक बटा √2 हो जाएगा। ई नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 को अपन आरएमएस का स्क्वायर कह सकते हैं। तो एक 2 यहां से हट जाएगा, ये बनेगा 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का होल स्क्वायर। ये आरएमएस का अलग ही टर्म है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक। तो इंडक्टर में एनर्जी डेंसिटी मैंने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी समझाया था। तो स्पेस में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? समझिएगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा यूबी। सॉरी, यूबी की बात कर रहे हैं पहले। यूबी बताओ क्या होगा? यूबी होगा बेटा बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। किसी भी इंस्टेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट का होल स्क्वायर सेम फेज में होता है, तो इसको साइन माना तो ये साइन, ये कॉस तो ये भी कॉस, ओमेगा टी माइनस के एक्स। देख कितना आसान है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फेज डिफरेंस होता है 0 और परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं खोपचा यूबी की बात करूं तो बता क्या होगा? खोपचा यूबी मतलब इस पूरे को खोपचा में लोगे, तो ये इसको जब खोपचा में लोगे तो यहां से आ जाएगा हाफ, 2 बैलेंस है तो 1/4। 1/4 म्यू नॉट इंटू बी नॉट का होल स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एवरेज एनर्जी डेंसिटी या इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बराबर होता है, इक्वल होता है। इसको अगर प्रूव करना है तो प्रूव कर देते हैं। चलो, प्रूव दैट, कई बार सवाल पूछते, प्रूव दैट एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो इसको मैं प्रूफ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें बोर्ड देना है, प्रूफ इसलिए कर रहा हूं कि थोड़ा फील है तुम्हें कि दोनों एनर्जी डेंसिटी बराबर ही है। तो चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बताओ क्या होता है? 1/4
एनर्जी डेंसिटी प्रूव करो या एनर्जी प्रूव करो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी प्रूव करो या सिंपल एनर्जी डेंसिटी प्रूव करो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 4 का फैक्टर इधर भी है उधर भी, एक ही बात है ना यार। चलो यू ही प्रूव करते हैं, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, पीक हो या इंस्टेंटेनियस हो, ई की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं बी बटा सी, तो रख दो यहां पे सी, तो ये हो जाएगा हाफ इप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और तुम जानते हो अभी अभी ऑप्टिक्स भी पढ़ा है, सी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट। ये मैक्सवेल ने भी प्रूफ किया था कि स्पीड ऑफ लाइट ये होता है, इसलिए लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, लाइट का स्पीड ये होता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड भी यही होता है, इसलिए लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से देखना, सी स्क्वायर करूंगा तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो सी स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख दो, तो क्या होगा बोलो, हाफ इप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। कहां से शुरू किया था, शुरू कहां से किया था, यहां से, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसके बराबर है, म्यू स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। मतलब ईएम वेव में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होता है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है, उनकी वैल्यू बराबर होती है, उनकी वैल्यू बराबर होती है। अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव की बात करते हैं। चिंता मत कर, तुम्हें लास्ट में तो मैं रटवाई दूंगा अच्छे से, लेकिन उसको प्रूव करके फील करा के पूरा दिखाता हूं। देख, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, जब ईएम वेव की एनर्जी डेंसिटी की बात करोगे तो वो तो बेटा ईएम वेव बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक दोनों को जोड़ेगा, और तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बराबर होता है। बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती कितनी है सर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या मैं मैग्नेटिक को बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट को भी ये लिख सकता हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी डेंसिटी जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में कंपेयर करोगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आप लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यूईएम मतलब एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। हाफ का फैक्टर खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों जोड़ दिया ना, ईएम वेव में दोनों जोड़ोगे। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करो, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ईएम वेव, ऑफ ईएम वेव नहीं, इन ईएम वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ईएम वेव तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मैग्नेटिक एनर्जी इन ईएम वेव, और तुम बात करो टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव, तो ऑफ ईएम वेव किससे बना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों से बना है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट और हाफ बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट को ऐड कर तो ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख या एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर लिख, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर होता है। ये आएगा आंसर। अच्छा सर खोपचा यूईएम की वैल्यू क्या होगी, तो खोपचा यूएम की वैल्यू की बात करें, देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, पीक नहीं लिखा है, इंस्टेंटेनियस लिखा है। अगर तुम एवरेज की बात करोगे तो एवरेज के लिए यहां पे एप्सिलॉन नॉट बाहर और ई में ई नॉट का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर टीका एवरेज हाफ, तो ये होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर हाफ बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। पूछना मत, नहीं तो युगांडा में फेंक दूंगा सीधा, पूछना मत, बहुत मेहनत से समझाइए, पूछना मत। तो बच्चे को डाउट कहां होता है, बच्चे को डाउट इसलिए होता है कि जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म हो रहा है। क्यों 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 क्योंकि शुरू कहां से किया था, शुरू कहां से किया था पता, यहां से किया था। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इंस्टेंटेनियस वाला, और खोपचा यूएम की वैल्यू भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ रहा है। तो बच्चे को डाउट किस लिए होता है समझ गए, तो तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। जो पूछेगा उसके बारे में थोड़ा सा सोचना तब जवाब देना, रटना नहीं, पहले सोचना तब जवाब देना। चलो अब बात करते हैं स्पीड ऑफ ईएम वेव 10 to 10⁸। तो ईएम वेव का स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट दोनों कोइंसाइड कर गया। स्पीड ऑफ लाइट इतना था और ईएम वेव का स्पीड 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जो 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को इससे कंपेयर किया मैंने, तो इसकी वैल्यू एक्जैक्टली इसके बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये वैक्यूम की बात है, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। किसी मीडियम में जब देखोगे तो आएगा 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन। ये वही वाली बात है, V इज इक्वल टू सी बटा म्यू, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये याद है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सही लिख रहा हूं शायद मैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन द सेम फेज, ये मैंने बहुत मेहनत से आपको समझा दिया है। डायरेक्शन किधर होता है, E क्रॉस B के तरफ होता है। एनर्जी ऑफ ईएम वेव इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी इक्वली डिवाइड होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, देखो ईएम वेव क्या लिखा है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ऑफ इन नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं पूछ रहा, मैग्नेटिक नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। तो देखो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। एवरेज पूछेगा तो एवरेज में हाफ आ जाएगा,
देखो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, रामलाल समझ यहाँ पे, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव देख हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये सारा प्रूफ कर दिया मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, एवरेज नहीं बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ईएम वेव पूछ रहा है, इन ईएम वेव में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछ रहा है। अगर पूछता एनर्जी ऑफ ईएम वेव, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। एवरेज एनर्जी ऑफ ईएम वेव, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा, हाँ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। एनर्जी ऑफ ईएम वेव एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एवरेज एनर्जी ऑफ ईएम वेव हाफ, एवरेज एनर्जी देखो टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ ईएम वेव हाफ, एवरेज एनर्जी ऑफ ईएम वेव एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा तुम्हें, ये समझ आ गया। बताओ एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी इन ईएम वेव, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी इन ईएम वेव, मैग्नेटिक एनर्जी इन ईएम वेव 1/4 बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट हो जाता है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फिर इसको प्रूव करने के लिए डेरिवेशन है 5-10 लाइन का, लेकिन ये याद रख लो आसानी से। किसकी एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है? एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय ईएम वेव का है। एवरेज, एवरेज एनर्जी डेंसिटी गिवन बाय ऑफ ईएम वेव, ऑफ ईएम वेव। तो इसमें कुछ नहीं करना, एवरेज में आता है हाफ, सी से मल्टीप्लाई कर दो। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, एक सिंपल सा स्पीड ऑफ लाइट। जब आप इंटेंसिटी की बात करोगे तो सी से मल्टीप्लाई कर दो बस। जब आप इंटेंसिटी की बात करोगे तो सी से मल्टीप्लाई कर दो बस, कोई खास बात नहीं। आगे देखो, नेट चार्ज इज जीरो, हाँ बिल्कुल बता चुके हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता, हेंस डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता। मान लो जो वेव ऐसे जा रहा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज होगा तभी तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, चार्ज होगा तभी तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब आइए हम आते हैं सवाल पे। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमने थ्योरी पढ़ा है ना, अभी और कुछ पढ़ना बाकी, चिंता मत करो सब पढ़ाऊंगा, उसको जब तक आप सवाल करके नहीं देखेंगे तब तक आपको फील नहीं आएगा पूरा। तो आइए हम देखते हैं सवाल। A parallel plate capacitor is charged by a battery as shown in a figure. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर रहा है, ये रहा आपका बैटरी as shown in figure. Two circular ampere loop x and y are drawn, b dot dl will be zero along. 2 एम्पियर लूप बनाए, जीरो कहां होगा बोलो? यहां पे एक करंट तो फ्लो कर रहा ना बेटा, यहां पे करंट तो फ्लो कर रहा ना, आईसी यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, यही एम्पीरियन लूप होगा, क्लोज इंटीग्रेशन होता है बी डॉट डीएल, यही तो है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। जीरो कहां पे होगा पूछा है, पता आंसर क्या होगा? सर एक्स पे जीरो नहीं होगा, वाई पे जीरो होगा, एकदम गलत हो बेटा, नीदर एक्स एंड वाई, कहीं जीरो नहीं होगा। कितने लोगों ने सोच लिया कहीं जीरो नहीं होगा? बहुत आसान है, क्यों जीरो नहीं होगा बताओ, क्यों जीरो नहीं होगा बताओ? क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो आपको ऐसा दिखाई देगा, यहां पे कंडक्शन करंट आएगा और यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट भी तो पढ़ चुके हो ना बेटा, इसीलिए कहीं भी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, ये सवाल समझिए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया है ए, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी, दोनों के बीच में सेपरेशन है डी। चार्ज करेगा कैपेसिटर से प्लेट डी, इज चार्ज बाय अ करंट आई, हाँ करंट आई से चार्ज हो रहा है, ठीक है, आई किसी इंस्टेंट पे करंट आई। डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट सरफेस ऑफ एरिया a/2, a/2 से कितना करंट जाएगा डिस्प्लेसमेंट? आधा जाएगा, मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू 60 माइक्रोकूलम, मतलब मैक्सिमम चार्ज है इसका 60 माइक्रोकूलम। ड्यू टू रेडियो एक्टिव सोर्स द प्लेट लूजेज चार्ज एट अ रेट, मतलब प्लेट जो चार्ज लूज कर रहा है dq/dt वह 1.8 इंटू 10⁻⁸, मतलब ये कंडक्शन करंट होगा, यहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड निकालना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, रेट ऑफ लूज ऑफ चार्ज, मतलब dq/dt ही तुम्हारा कंडक्शन करंट होता है, और जो कंडक्शन होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये आंसर होगा 1.8 इंटू 10⁻⁸। बहुत आसान सवाल है, बेसिक सवाल यही पूछे जाते हैं यार, मैं क्या करूं, अभी लास्ट के पूछे हुए सारे सवाल कराऊंगा सीरीज से, सब में यही छोटे छोटे सवाल होते हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इन फेज एंड पैरेलल टू ईच अदर।
हाँ पैरेलल टू ईच अदर थोड़ी ना होता है यार, अपोजिट फेज, ना 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 ना, सेम फेज में होता है, अपोजिट फेज, हाँ हाँ हाँ, फेज इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही है। एक ही फेज में दोनों ऑसिलेट करते हैं। अगर ये साइन में है इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड भी साइन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉस में होगा। समझ आया अच्छे से? और एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, उनके परपेंडिकुलर ऑसिलेशन से उनके ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर वेव जाता है। अब देखो, लाइट वेव ट्रेवल अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वेव कहां जा रहा है? वाई में जा रहा है। ये वेव जा रहा है वाई में। इफ द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एनी टाइम इज अलोंग द एक्स एक्सिस, किसी टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में। अब सुनना, मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा और क्या पूछेगा? मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ऑप्शन में एक्स और वाई है तो उसको पहले काट दो, वाई है एक्स है काट दो, ये जेड दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो कम से कम अगर तुम्हें समझ नहीं भी आ रहा है तो इतना तो समझ आता है ना कि जो वेव है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर जाता है। अगर दोनों के ही ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर जाता है, मेरी बात सुनिएगा, दोनों के ऑसिलेशन के अगर परपेंडिकुलर जाता है तो ये तो तय बात है कि जिधर वेव होगा वाई में और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर नहीं होगा। अब होगा कहां पे? तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ 4 फिंगर रखना है और थंब होना चाहिए वेव की दिशा में। जिधर वेव है उधर थंब रख के पकड़ लो और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ 4 फिंगर रखो। अब ये अंदर ही जा सकता है, मतलब माइनस जेड में होगा। अरे हाथ घुमाने का प्रैक्टिस एमईसी में तो आपने खूब किया ना बेटा। चलिए सवाल देखिए। इन एन एपरेट, क्या है कुछ होगा छोड़। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फाउंड टू ऑसिलेट विथ एन एम्पलीट्यूड दिस, मतलब डीई बाई डी टी। एक मिनट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट विथ एन एम्पलीट्यूड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दिया है 18 वोल्ट पर मीटर। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो एम्पलीट्यूड होता है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अरे रामलाल, ई नॉट बाई सी। मीडियम की स्पीड नहीं दी और वैक्यूम लिखा है क्या कहीं? नहीं लिखा है तो वैक्यूम ही मानोगे, नहीं तो स्पीड ऑफ वेव कहां से निकालोगे? ठीक है बेटा, तो ई बाई सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोलो 18 और सी होता है तेरा 6, सॉरी 3 इंटू 10⁸। तो 18/3 हो जाएगा 6 और 10⁸ ऊपर जाएगा तो -10⁸, ये आंसर आ जाएगा। तुम्हें लग रहा हो सर ये सारे सवाल तो हम खुद ही कर लेते हैं। कर लेना ना बेटा, बहुत मिलेंगे सवाल। मैं जो करा रहा हूं ना, कैसे मिलेंगे सवाल? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं जितना करा दूंगा उसके बाद सवाल ही नहीं मिलेगा तुम्हें। तो मैं किराया खत्म करता हूं, प्रैक्टिस करो इसको। फ्रीक्वेंसी आय हाय 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 नीट, मतलब AIPMT 2015 में सवाल पूछा था। ऐसे सवाल कहीं होगा, AIPMT 2015 का सवाल होगा, मैं एक बार देखता हूं। होना चाहिए, नहीं कहां गया, कहां गया? होना चाहिए, ये रहा शायद। देख रहा है सवाल की कमी नहीं है। जितने लास्ट लेके पूछे हुए सवाल है ना सारे कराऊंगा तुम्हें। ये रहा। पहले यही पढ़ लो, री आईपीएमटी। चलो देखो, ये भी अभी किया है मैंने। देखो री आईपीएमटी 2015 का सवाल क्या पूछा था देखना। द एनर्जी ऑफ द ईएम वेव इज दिस, टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि मान लो जैसे मैं तुम्हें रामलाल कहता हूं, क्यों कहता हूं, क्या कारण है इसका? कोई कारण नहीं, बस मेरा मन है, मैंने तेरा नाम रख दिया रामलाल, है ना, मैंने तेरा नाम रख दिया रामलाल। या पिताजी, अगर तुम 4 भाई हो तो एक भाई को कहेंगे राम, दूसरे को कहेंगे श्याम, तीसरे को कहेंगे सकाराम, तो राम श्याम सकाराम। तो ये नाम नोमेनक्लेचर है, जो बड़ा होगा उसका नाम राम रखा होगा, उसके बाद छोटे का नाम लक्ष्मण रखा होगा, ऐसे नोमेनक्लेचर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव बनता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का बन सकता है। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी तो सेम नहीं होगा, वेवलेंथ तो सेम नहीं होगा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ के टर्म्स में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनते हैं। और जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वेव होता है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक वेव होता है उसको हमने नाम दिया है गामा रे। गामा हाईली एनर्जेटिक जो एएम वेव होता है उसको हम कहते हैं गामा रे, मतलब गामा वेव। हाईली एनर्जेटिक, जिसका सबसे ज्यादा एनर्जी होता है ना उसको हमने गामा रे बोल दिया है। तो उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी नहीं होता, एक रेंज होता है कि यहां से यहां तक एनर्जी का जो ईएम वेव आएगा। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ऐसे ऐसे हिलाना और ऐसे ऐसे हिलाना और एक ऐसे से हिलाने में फर्क है। हाँ फर्क है। तो ऐसे ऐसे चार्ज को हिलाऊंगा, ऐसे ऐसे चार्ज को हिलाऊंगा, तो चार्ज ऑसिलेट तो कर ही रहा है।
इससे जो ईएमएफ क्रिएट होगा, इससे जो ईएमएफ क्रिएट होगा, इससे जो ईएमएफ क्रिएट होगा और इससे जो ईएमएफ क्रिएट होगा अलग अलग होगा। और जो इससे क्रिएट होगा ईएमएफ वो हाईली एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी का होगा, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि ईएमएफ की एनर्जी बराबर होता है एचएफ। तो हाईली एनर्जेटिक जो वेव होता है उसको हम कहते हैं गामा रे। उससे कम एनर्जी वाले को हम कहते हैं एक्स रे। उससे कम एनर्जी वाले को कहते हैं हम लोग अल्ट्रा वायलेट। उससे कम एनर्जी वाले को कहते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को भी हम 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, विवग्योर, VIBGYOR। उससे कम को कहते हैं हम लोग इंफ्रारेड। उससे कम को कहते हैं माइक्रोवेव। उससे कम को कहते हैं रेडियो वेव। फिर से कुछ आता है, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब किताबों में इस सारे वेव की प्रॉपर्टी, उनका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी लिखा होता है, और बच्चों को कहा जाता है याद करने के लिए सबका वेवलेंथ का ऑर्डर याद करो, सबके फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद करो। क्या तुमने याद किया है? कुछ रामलाल टाइप बच्चे तो हाँ सर मास्टर ने बोला था तो हमने याद भी कर लिया। तो मास्टर तो रामलाल था ही तेरा, तू भी रामलाल है एकदम युगांडा वासी। असल में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज होता है, तो उसको याद करना असंभव है एकदम। नहीं, तुम तो याद कर सकते हो लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हो। अगर कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम रख सकते हैं, तो तू रामलाल है भूल जा। ये है नहीं तो इस पर लोड क्यों दे रहा है? जो ना हो उस पर लोड नहीं देना चाहिए, छोड़ दे। सर छोड़ देंगे तो सवाल सॉल्व कैसे करेंगे, तो सुन कैसे करेंगे। हालांकि इनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रटने की कोशिश करोगे, बहुत मुश्किल है। एमआर स्टार लगाएंगे, बहुत मेहनत से बेटा चीजें कंसेप्चुअली निकल के आती है। ये कोई ट्रिक नहीं है। यह बुद्धि। बुद्धि क्या है कि पहले मैंने खुद हर टॉपिक के कम से कम 1,000 सॉल्व किया, सारी किताब सॉल्व किए, और फिर वहां से जो मुझे सिमेट्रिसिटी दिखा है उसको मैंने निकाला। ऐसा नहीं कि मुझे ईएमवेव आता है और मैं ईएमवेव पढ़ाने आ गया हूं ना, मैंने ईएमवेव पहले 1,000 सवाल किए, 1,000 सवाल किया है। थ्योरी आना और पढ़ाने में फर्क है। पहली बात ध्यान से सुनना, किसी चीज का कंसेप्ट आना और पढ़ाना दोनों में बड़ा फर्क है। मान लो मुझे सब आता है तो मैं अच्छा पढ़ाऊंगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि जो सब आता है वो मैं पढ़ा दूंगा, तो जो थ्योरी है वो पढ़ा देना सफिशिएंट नहीं है। ये तो दुनिया मात खा रही है। जो कंसेप्ट है उसको बता देना कोई भी बता सकता है। ये 11th-12th क्लास का फिजिक्स है। कई लोग कहते हैं कि मेरे से कंपेयर करो, आमने सामने सवाल पूछो। अबे रामलाल टाइप इंसान 11वीं 12वीं को पढ़ा के तुम कहते हो कि तुमको फिजिक्स आता है? 11th-12th में तो फिजिक्स है ही नहीं, है ही नहीं फिजिक्स। मैंने किया है, मैंने पीएचडी किया फिजिक्स में। अभी बताता नहीं हूं तुम्हें, लेकिन बता देता हूं। चलो, मेरा ऑल इंडिया रैंक 135 था CSIR में। मैंने फिजिक्स में पीएचडी किया है। जब मैं एमएससी कर रहा था ना तो मुझे फिजिक्स समझ ही नहीं आता था। ईमानदारी से एकदम जो बात बोल रहा हूं ध्यान सुनना। क्यों? क्योंकि असली फिजिक्स वहां पे है। 32 डायमेंशन में बात करते हैं। स्ट्रिंग, हम लोग का एक पेपर होता है एमएससी में स्ट्रिंग थ्योरी, जिसमें 32 डायमेंशन में बात करते हैं। अबे रामलाल, XYZ भी तो घूमता रहता है। टाइम को चौथा डायमेंशन हम मानते हैं, कभी तो XYZ से ऊपर कभी उठा ही नहीं। एमएससी में हम लोग 32 डायमेंशन में थ्योरी लिखते हैं, पढ़ते हैं। वहां पे मैथमेटिक्स और डेरिवेशन ही दिखता है, फिजिक्स कहीं दिखता ही नहीं। उसमें जो पेपर होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, आप भी आज भी याद है मुझे, न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने पार्टिकल फिजिक्स पढ़ा था। पार्टिकल फिजिक्स में बहुत सारे पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, बोसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी पार्टिकल, एंटी यूनिवर्स, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। पोजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, सॉरी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पोजिट्रॉन होता है। तो ये एमएससी में जाकर थोड़ा सा फिजिक्स आता है। फिर हम पीएचडी करते हैं, फिर पोस्ट डॉक करते हैं, तो उसमें रिसर्च करते हैं, तब जाके फिजिक्स निकल के आती है। बे 11वीं 12वीं के फिजिक्स को फिजिक्स कहना ठीक नहीं है। 11वीं 12वीं का कॉम्पिटेटिव जो फिजिक्स है वो असल में छोटी छोटी से फिजिक्स के थ्योरम है, जिस पे हम सवाल सॉल्व करना सिखा रहे हैं बस। और वो भी सवाल सॉल्व करना सिखाते हैं, क्योंकि नीट और जेई का मतलब फिजिक्स नहीं होता है। नीट और जेई का मतलब होता है फिजिक्स में जो छोटे छोटे थ्योरम हैं, छोटे छोटे थ्योरम ही कहते हैं। वो बेसिक फिजिक्स, एकदम एलिमेंट्री फिजिक्स है ये। उस एलिमेंट्री फिजिक्स पे जो छोटे छोटे थ्योरम है ना, उस पे सवाल कैसे बनते हैं, तुम्हारा जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड है, वो हम इनहेंस करने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला लगा के सवाल कैसे सॉल्व करें। हम तो खेल रहे हैं बेटा।
एलिमेंट्री फिजिक्स के साथ हम खेल रहे हैं, बस छोटे छोटे सवाल कैसे सॉल्व करें वो देख रहे हैं। ये फिजिक्स है ही नहीं। और लोग कहते हैं कि आओ एक सवाल मैं पूछूंगा, एक सवाल तुम पूछना, फिजिक्स तो ही नहीं है। कोई बात नहीं। तो तुम्हें अगर फिजिक्स आता है तो तुम अच्छा पढ़ाओगे, इस बात की गारंटी नहीं है कि फिजिक्स में थ्योरम पढ़ा देना, कंसेप्ट आ जाना सफिशिएंट नहीं होता है। सुनना मेरी बात। कई लोग कहते हैं कि कंसेप्ट ही सब कुछ होता है, ये जो चीजें आप सीखते हो, रट्टा लगाते हो या कुछ ट्रिक्स लगाते हो या यूं कहूं MR स्टार लगाते हो, तो ये गलत है। ना 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 ना, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा गोल क्या है। तुम्हारा गोल फिजिक्स सीखना है ही नहीं। मेरी बात सुन, ये फिजिक्स है ही नहीं। पहली बात तो 11th 12th क्लास में फिजिक्स है ही नहीं। दूसरी बात, तुम्हारा एम फिजिक्स सीखना है ही नहीं। तुम्हारा एम क्या है? जो जेई और नीट के पेपर में सवाल आएंगे, उस सवाल को जल्दी सॉल्व करना तुम्हारा एम है। मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारा गोल कभी भी फिजिक्स सीखना नहीं है। तुम्हारा गोल 11th 12th में फिजिक्स है ही नहीं। पहली बात तो फिजिक्स होता है MSc PhD में, ये एकदम एलिमेंट्री और बेसिक फिजिक्स है। बेसिक फिजिक्स, एलिमेंट्री एकदम फिजिक्स का एकदम छोटा सा रूप है। उस छोटे से में थ्योरम से तुम्हारा, मान लो कि तुम फिजिक्स बहुत अच्छा सीख गए तो तुम सवाल बहुत अच्छा कर पाओगे, इस बात की गारंटी नहीं है। और दूसरी बात, सुन मेरी बात, 45 मिनट में 45 सवाल तुम कर पाओगे, इस बात की गारंटी नहीं। सुन, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई बात, आकाश इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूं, डर नहीं लगता मुझे किसी से, बोल सकता हूं मैं। टीचर ना 1 घंटे में जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, पढ़ाने वाला इंसान टीचर 1 घंटे में फेस का पेपर सॉल्व नहीं कर पाता था। मैंने देखा है, मैं भी नहीं कर पाया था जब मैं पहले 1-2 साल पढ़ाया था तब। क्या मुझे फिजिक्स नहीं आता था? क्या टीचर को फिजिक्स नहीं आता? आता है, फिजिक्स तो खूब आता है, पढ़ाता है वो, लेकिन 1 घंटे में फेस का पेपर नहीं कर पाता है। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें। लेके लटका रहता है, कलम घुमाता रहता है, मजदूरी करता रहता है, नहीं कर पाता। फिजिक्स का मास्टर, नीट के फिजिक्स का पेपर 1 घंटे में नहीं कर पाता। इंडिया में 80% फिजिक्स के टीचर जो है ना, नीट का 45 मिनट मिलता है ना 45 क्वेश्चन करने के लिए, बिठा दे और बोल 45 मिनट में 45 सवाल कर देने के लिए, धुआं धुआं हो जाएगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मुझे भी दिक्कत आएगी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। तो फिर सर दिक्कत कहां है? मतलब असली बात क्या है बताओ। तो असली बात सुन, असली बात यह है कि फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से फील करना है। जब मैं पढ़ाता हूं तो 3 तरीके से बताता हूं। पहले मैं उसको डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं उसका मैथमेटिकल अप्रोच बताता हूं, फिर मैं उसको फील कराता हूं फिजिकली कि इसका क्या मतलब है, फिर मैं बताता हूं ये गलत कब होगा, सही कब होगा। तो पूरी कंसेप्चुअल डिस्कशन बहुत जरूरी है। उसके बाद कंसेप्चुअल डिस्कशन के बाद वो थ्योरम सवाल में कब नहीं लगेगा और कब लगेगा, ये प्रैक्टिस से आता है। और कैसे आसानी से लगेगा, ये अप्रोच को हम MR स्टार नाम देते। यही तो बताया ना मैंने कि थ्योरम पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। कंसेप्ट सीखना नीट और जेई फिजिक्स का काम नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट सीखना। आई एम सॉरी, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालो। ऐसा नहीं कि मैं बिना कंसेप्ट सीखे कुछ कर सकता हूं ना। हमें पहले पूरा बेसिक कंसेप्ट सीखना है। बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद हमें उसको फिजिकली फील करना है, कब गलत होगा कब सही होगा ये समझना है। और फिर हमें समझना है कि उस थ्योरम को, और ये सिर्फ पढ़ के नहीं समझा जा सकता, जब तुम 100 सवाल लगाओगे तब तुम्हें जाके पता चलेगा कि किसी कंसेप्ट को, किसी थ्योरम को आसानी से कैसे अप्लाई करते हैं, तब जाके तुम्हें पता चलेगा। और एक अच्छे मास्टर, एक्सपीरियंस मास्टर और नए मास्टर में, या फिर जिसके पढ़ाने का इंटेंशन ही नहीं हो, जो ये समझता हो कि मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, सवाल सॉल्व करना बच्चे का काम है, वो गधा है एकदम। मैं खड़े होकर बोल रहा हूं, गधा है एकदम। बच्चे का काम सवाल सॉल्व करना नहीं है। तुम्हारा काम है कि तुम थ्योरम पढ़ाओ, कंसेप्ट पढ़ाओ, और उस कंसेप्ट से सवाल आसानी से कैसे सॉल्व होगा ये तुम बताओ। बच्चा 1000 सवाल सॉल्व करेगा क्या? इतना समय है क्या बच्चे के पास? तुम पहले 1000 सवाल सॉल्व करो। तुम करो 1000 सवाल बैठ के सॉल्व, एक एक थ्योरम पे जितने किताब है सबके सवाल सॉल्व करो। और फिर तुम ये देखो कि उस थ्योरम को आसानी से कैसे लगाया जा सकता है, और वो जाके बच्चे को बताओ। समझ आया कि नहीं आया? तो सुन मेरी बात, नीट फिजिक्स और जेई फिजिक्स सिर्फ कंसेप्ट का गेम नहीं है। कंसेप्ट प्लस उस कंसेप्ट को आसानी से कैसे लगाया जा सकता है, इसका गेम है। और उस कंसेप्ट को आसानी से कैसे लगाया जा सकता है, ये सिखाता है MR स्टार। मजा आ गया? आगे देखते हैं सवाल। तो चलो,
यहां पे अब मैं तुम्हें बताऊं, सुनो। जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इस तरफ से इस तरफ जाऊंगा, मतलब गामा रे की तरफ जाऊंगा, तो वहां पे एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी तभी बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। लेकिन इसके अपोजिट जब मैं जाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, इधर वेवलेंथ बढ़ेगा और इधर एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऑर्डर को याद नहीं करना, आपको एनर्जी के ऑर्डर को याद करना है। मैंने किया है सवाल, 50 सवाल किए इस पे, तब जाके बता रहा हूं। सुन, विजिबल लाइट का जो एनर्जी होता है ना, वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। ठीक है, अब देख, याद रखना तो छोड़, भूलना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में एक्सरे का जो एनर्जी होता है वो होता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, और ये होता है 10 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। ये होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। वो जो मीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर ये पढ़ते हो, वही तो चीज है ये। देख, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन, बीच में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पिको इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ले ले 10⁻⁻² भी है तो वो इंफ्रारेड में चला जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में होता है। बता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हो गया। अब सवाल पर, री आईपीएमटी 2015 का सवाल है, बोल क्या कर, एनर्जी ऑफ द वेव इज 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दुनिया बताती नहीं एनर्जी याद करो, दुनिया बताती फ्रीक्वेंसी याद करो। अबे गधे, ये 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देख यहां पे क्या लिखा है, किलो। किलो का मतलब ये देख, किलो, किलो का मतलब एक्सरे, एक्सरे आंसर। आगे चल, आगे देख, ये सवाल है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। E बराबर एच एफ, मैं फ्रीक्वेंसी याद ही नहीं करूंगा, एनर्जी याद करूंगा, और इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी देख लूंगा। E बराबर एच, एच की वैल्यू तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये कुछ आ जाएगा तेरा 36, 38 के आसपास, इंटू 10⁻⁻19, 1.9 इंटू समथिंग, 1.9, 1.9, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है 1 जूल। तो ये जूल में है ना, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इतना जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे जब मैं निकालूंगा तो ये कुछ आ जाएगा तुम्हारा 1.6 का मतलब है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया? अब तुम्हें ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आसान होगा। देख, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, मतलब पक्की बात है रेडियो वेव नहीं होगा, रेडियो वेव में मिली के ऑर्डर में आता है। एक्सरे नहीं होगा, एक्सरे में किलो आता है। माइक्रोवेव में माइक्रो के टर्म्स में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम। माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव का एनर्जी बहुत कम होता है, माइक्रो 10⁻6 के ऑर्डर में आएगा। इंफ्रारेड, क्या बेटा? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आंसर होगा। कैसे सर? इंफ्रारेड, एक मिनट, माइक्रोवेव तो पीछे आता है। देख यहां पे माइक्रोवेव किधर आएगा, तुम्हें अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट निकालना है, तुम्हें अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना। मेरी बात समझ क्या बता रहा हूं मैं यहां पे। देख, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, ये होता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। किलो, मेगा, मेगा है ये, मिली नहीं है, मेगा है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में जाएगा, तब जाके उसको मेगा बोलेंगे। ठीक है, अब देखो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की एनर्जी इंफ्रारेड से और कम होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। अब यहां पे देख क्या है, इसको थोड़ा एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ये तुम्हें 10⁻34, ये 10⁻15 है, तो ये आ जाएगा कुछ 40 के आसपास, और ये हो जाएगा 10⁻19 जूल। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो 10⁻19 इन सब को नीचे लिखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 इंटू 10⁻19, ये सही लिखा है ना, -19 ही होगा ना, 15 से 25, 25 से 35, ठीक तो है यार। डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में, सॉरी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में कुछ आएगा। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, घबराना नहीं, मेरी बात सुनना ध्यान से। सुन, एक्सरे में किलो आना चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। एक्सरे में किलो आना चाहिए तो आंसर नहीं होगा। दूसरी बात, रेडियो वेव का एनर्जी मिली और उससे भी कम होगा। रेडियो वेव ये रहा ना बेटा, रेडियो वेव देखो कहां जा रहा है, ये तो रेडियो वेव यहां आ रहा, बहुत पीछे जा रहा है रेडियो वेव। दूसरी बात, माइक्रोवेव रेडियो वेव के पास है इधर, माइक्रोवेव की एनर्जी भी और कम होती है। तो बचा एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास, बचा एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास, क्या बचा? इंफ्रारेड। क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है ना, ऑप्शन के हिसाब से तो आंसर दोगे ना, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दोगे ना, तो ये आंसर किस में चला जाएगा? इंफ्रारेड में। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखो, इफ lambda v, lambda x and lambda m
रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल लाइट, एक्सरे एंड माइक्रोवेव। अब मेरी बात सुनना, एक्सरे की वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम से एनर्जी ज्यादा होता है ना, तो एक्सरे की वेवलेंथ सबसे कम होगी, एक्सरे की वेवलेंथ सबसे कम होगी। एक्सरे है लेमडा एक्स, एक्सरे की वेवलेंथ सबसे कम होगी, ये रहा तुम्हारा आंसर। देख 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 इधर क्या है ये, विजिबल लाइट, एक्सरे एंड माइक्रोवेव। माइक्रोवेव यहां आता है, विजिबल लाइट यहां आता है, एक्सरे यहां आता है, तो लेमडा ऑफ एक्स सबसे कम, उसके बाद लेमडा ऑफ विजिबल लाइट और फिर लेमडा ऑफ, थर्ड आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा, थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड डी बाई डी टी ये रहा। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी बाई डी टी, और इस सर्कुलर प्लेट है, एरिया को लिख लेंगे आप पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आपको याद ना हो तो मैं लिख देता हूं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। कहां से निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से निकाला है। ठीक है, ये सवाल बढ़िया है, चलिए देखिए ध्यान से। टू सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, रेडियस 0.1 मीटर है, सर्कुलर प्लेट का जो रेडियस है 0.1 मीटर है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया ना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट्स इज 2 पाई एम्पियर, इसके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से करेगा, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट उसने दिया है 2 पाई एम्पियर। देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्स, 4 सेंटीमीटर मतलब यहां पे। बहुत सही, बहुत बढ़िया सवाल, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछे, घबराना नहीं है, मैक्सवेल एम्पियर लॉ लगाना है। यहां पे एम्पीरियन लूप बनाओ और लिखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि यहां पे कंडक्शन करंट तो आएगा नहीं, कैपेसिटर प्लेट के बीच की बात हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू डायरेक्ट दिया है, लेकिन ये वैल्यू मत लिख देना, क्यों, क्योंकि यहां पे वही करंट हम लिखेंगे जो एग्जैक्टली इसके अंदर इनक्लोज्ड होगा। वो जो करंट दिया है वो पूरे 2 पाई एम्पियर पूरे प्लेट के बीच में दिया है, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल रहे हैं तो मुझे इसका इनक्लोज्ड करंट चाहिए। अब ये इनक्लोज्ड करंट कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। पाई आर स्क्वायर पूरे एरिया से जो करंट फ्लो कर रहा वो कर रहा आपका आईडी वो कर रहा आपका आईडी। तो एक यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो करेगा, 1 यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा आईडी बटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई इंटू स्मॉल आर एरिया से जो करंट फ्लो करेगा आईडी बटा आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये आएगा। समझो इस बात को कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो अब यहां से जो लॉ लगाओगे, बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को लिखोगे 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू, उधर से आ जाएगा म्यू नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आ गया तुम्हारा कंप्लीट आईडी स्मॉल आर स्क्वायर बटा कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहां पे सब चीज की वैल्यू दी हुई है, अच्छे से पुट करो, स्मॉल आर से ये स्मॉल आर काट दोगे तो स्मॉल आर आएगा, तो लिखो, चल मैं ही सॉल्व कर देता हूं, बी इंटू 2 पाई बराबर म्यू नॉट, आईडी की वैल्यू 2 पाई है, इंटू स्मॉल आर बटा कैपिटल आर स्क्वायर, एक स्मॉल आर से स्मॉल कर गया, 2 पाई से 2 पाई भी कट जाएगा। अरे लोटा क्या आ गया, देख रामलाल, बी नॉट आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और ये रहा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो 100 मतलब ये 1/25 आ रहा है यार, म्यू नॉट बाई 25 टेस्ला। देख लो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, आंसर बहुत डिटेल में मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखो, द ऑसिलेटिंग, ये एक सवाल असल में 5 सवाल के बराबर है, ये अगर कर लिया तो पूरा ईएम वेव का कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए देखिए, b1 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 साइन 5000 पाई एक्स माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 11 पाई टी टेस्ला, ये है। तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी बतानी है बेटा, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, b इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 लगा लो, और बढ़िया फेज डिफरेंस सेम फेज में होता है, तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखोगे तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 लिखोगे, और क्या। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब के एक्स, सॉरी के तो वेव नंबर होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा का ओमेगा टी। तो यहां से देखो ये है तेरा ओमेगा टी का वैल्यू, देखना के एक्स ओमेगा टी, ये ओमेगा है, और यहां पे ओमेगा टी, मतलब इसको ओमेगा टी और ये ओमेगा टी, तो टी का मल्टीप्लायर ये ओमेगा होता है, टी का मल्टीप्लायर ओमेगा होता है, तो ओमेगा को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 11 पाई,
और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। ओमेगा को लिखेंगे आप 2 पाई एफ इंटीग्रल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 11 पाई। पाई से पाई कटेगा, 2 से काटोगे तो 1.5 आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज। एकदम रामलाल टाइप सवाल है ये, एकदम रामलाल टाइप सवाल है। आगे देखिए, आगे देखिए वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ये हो गया तुम्हारा के एक्स के, तो के की वैल्यू हो जाएगी 5030 इंटू पाई। के की वैल्यू लिखो 2 पाई बाई लेमडा। के की वैल्यू क्या लिखोगे 2 पाई बाई लेमडा। यहां से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 5000 और 2500, लेमडा ऊपर 2500 नीचे। स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड ऑफ वेव क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव होता है ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू बोल, ये रहा ओमेगा टी, 3 इंटू 10 टू द पावर 11 पाई डिवाइडेड बाई ये बोल के बोल 5000 पाई। तो पाई से पाई कटेगा, ये ट्रिम 3 जीरो से 3 जीरो काट दो तो कितना बचेगा 10 टू द पावर 11 है ना, तो ये बचेगा तुम्हारा 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा तो 8 तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 यही बचेगा। और ये आ जाएगा तुम्हारा, जीरो इधर ले लो, 6 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर भी देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना रे भाया, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है स्पीड ऑफ वेव इंटू मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ये रहा 8 इंटू 10 टू द पावर -6। राइट डाउन एक्सप्रेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, सेम यहां पे E इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी वी नॉट, वी वी नॉट, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम आएगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। समझ आया। चलो पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पावर कुछ नहीं होता, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। पावर इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम। ये पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम पर सेकेंड, एनर्जी रेडिएटिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। तो किसी भी सोर्स का पावर होता है पर सेकेंड वो कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी फॉल कर रहा, वो होता है बेटा इंटेंसिटी, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर मान लो सोर्स यहां पे, सोर्स यहां पे और आर डिस्टेंस पे जाके यहां पे इंटेंसिटी देखोगे, मतलब इंटेंसिटी कहीं डिस्टेंस पे देखोगे तो इंटेंसिटी होती टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी यहां से रेडिएट हुआ है वो हर एक डायरेक्शन में जाएगा। तो आर डिस्टेंस पे एक स्फीयर बनाओगे और पूरा स्फीयर का आर डिस्टेंस पे जो एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो तुम्हारा ये एनर्जी अपॉन टाइम को तुम पी कह सकते हो, पी कह सकते हो, डिवाइडेड बाई ए को कह सकते हो तुम 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो इंटेंसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है पॉइंट सोर्स के लिए। तो मान लो तुम्हें पावर दे दिया और इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू ये लिखोगे पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक पॉइंट सोर्स हर तरफ एनर्जी रेडिएट करेगा। तो मान लो कुछ ई एनर्जी रेडिएट किया पर सेकेंड, तो ई एनर्जी पर सेकंड को अपन पी कहते हैं। जो एनर्जी रेडिएट किया वो चारों तरफ किया है, तो यहां भी एनर्जी आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां भी आएगा, पीछे भी जाएगा। तो टोटल 4 पाई आर स्क्वायर में इतनी एनर्जी फॉल की, इतनी एनर्जी फॉल की टोटल 4 पाई आर स्क्वायर में। तो एक यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, वो आपका इंटेंसिटी है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज एट रेस्ट ना, मूविंग चार्ज ना, एसिलेटिंग चार्ज हां, नॉन ऑफ दिस गलत। एसिलेटिंग चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स अपॉन मीडियम इन विच इट ट्रेवल। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में चल रहा है, क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, कोई खास बात नहीं। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करता, तो वेव है तो एनर्जी तो ट्रांसपोर्ट करेगा, इंफॉर्मेशन, उस एनर्जी में इंफॉर्मेशन भी हो सकता है ना। तो ये गलत हो गया, मोमेंटम एनर्जी भी करेगा, चार्ज नहीं करता है। नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नेट चार्ज ऑफ ईएम वेव। 6 बार मैंने बोल दिया, क्या होता है, 0 होता है। नेट चार्ज ऑफ ईएम वेव इज 0। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफ्लेक्टेड बाई नीदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसका नेट चार्ज क्या होता है, 0। तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड से वो डेविएट होगा। नेक्स्ट इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द रे विच डज नॉट ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो तो लाइट से चलेगा, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बीटा रे इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुमने बीटा रे तो नहीं पढ़ा था। बीटा रे क्या होता है, बीटा रे इज नथिंग बट अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ
beam of fast moving electrons. This is not a EM wave, not a EM wave. तो बीटा रे EM वेव का पार्ट नहीं है, इसलिए वो स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलेगा. रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम द ब्लू लाइट. रेड लाइट एंड ब्लू लाइट का क्या डिफरेंट होता है? तो इसका स्पीड तो डिफरेंट नहीं होगा क्योंकि ईएम वेव है. इंटेंसिटी भी नहीं होगा, एम्पलीट्यूड भी नहीं होगा. क्या डिफरेंट होगा? उनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम. किसी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा किसी मीडियम में? तो v इज इक्वल टू, यही तो लिखते हो आप, c बाई म्यू, या फिर ऐसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम v इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट के टर्म्स में लिखा है ना. देखो ये तो मीडियम में होगा नहीं, ये तो होगा नहीं आपका. अच्छा 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 अच्छा, ओहो हो, ऐसे ऐसे ऐसे. बी बराबर 1 अपॉन रूट अंडर म्यू इंटू सी लिखते हो. ठीक है सर. अब म्यू मीडियम का है, तो इस मीडियम के म्यू को क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और इसको लिख सकते हो अरे इप्सिलॉन नॉट, और इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर. ये रहा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा. ऊपर ले जाओगे तो पावर निगेटिव आ जाएगा. सेकंड आंसर हो जाएगा. बढ़िया सवाल था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम whose dielectric constant is 2.25 and relative permeability is 4. तो C is equal to, मतलब V is equal to 1 अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट. ये रख दोगे वैल्यू, म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू दी है. ये बढ़िया सवाल है. अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव जीरो एवरेज वैल्यू इन अ कंप्लीट साइकिल. जीरो एवरेज वैल्यू. तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है? B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ये इसका एक्सप्रेशन है. कंप्लीट साइकिल में अगर इसका एवरेज वैल्यू देखोगे तो खोपचा बी की बात करोगे, और खोपचा बी मतलब खोपचा ऑफ बी नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का खोपचा मान क्या होता है? जीरो. तो इसकी एवरेज वैल्यू जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एवरेज वैल्यू जीरो. मैग्नेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू मैग्नेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एनर्जी की बात करोगे तो ई स्क्वायर या बी स्क्वायर आएगा. स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर आएगा. साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू जीरो नहीं होता है. तो यहां पे आंसर आपका चला जाएगा, आंसर आपका चला जाएगा बोथ ए एंड सी. आंसर क्या जाएगा बेटा? बोथ ए एंड सी. नेक्स्ट देखिएगा. An electromagnetic wave is propagated in a vacuum along the z-axis. मतलब wave in a z-axis, wave in a z-axis, and electric field along x-axis. ठीक है, electric field along x-axis. Then magnetic field is. देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा x में है और मैग्नेटिक फील्ड z में है, तो पक्की बात है ये y में होगा. x वाला ऑप्शन काटते हैं, y में होगा. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो c इंटू बी नॉट के बराबर होगा. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट बाई सी. मैग्नेट नहीं नहीं नहीं, सही तो लिखा है यार. सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लिखना है. अबे यार मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, वो सी इंटू बी नॉट होगा. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सी इंटू बी नॉट होगा. क्या लिखा है ये? मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूं मैं. अरे यार सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार, लंबा समय हो गया ना. मैग्नेटिक फील्ड पूछा है. मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है बेटा ई नॉट बटा सी. ई नॉट बटा सी वाला आंसर हो जाएगा. देखो ई नॉट बटा सी, यही तो आंसर होगा, क्योंकि बी नॉट इंटू सी बी वाई थोड़ी ना बनेगा. बी वाई में पीक ऑफ बी नॉट, तो ये बी नॉट लिखते ना, सी क्यों? और बी नॉट इंटू सी, ये भी गलत है. ये आपका सही आंसर. डायरेक्शन देखने की जरूरत इसमें नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन थ्रू द वैक्यूम इज डिटेक्टेड बाय दिस एंड दिस. देन सुन मेरी बात, एक बात बता. ई नॉट के बी नॉट के ऐसे कह रहा है, तो स्पीड ऑफ वेव क्या होता है? स्पीड ऑफ वेव होता है ई नॉट बटा बी नॉट. बिल्कुल सही लिखा है, बराबर ओमेगा बाई के. तो यहां से लिख सकते हो ई नॉट बाई के इज इक्वल टू बी नॉट इंटू ओमेगा. ई नॉट के बी नॉट ओमेगा, ई नॉट के बी नॉट ओमेगा, ई नॉट के बी नॉट ओमेगा. ये आंसर आ जाएगा. ई नॉट के बी नॉट ओमेगा. मुझे पता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है बेटा, मैं भी बीमार आदमी हूं तो भी ले रहा हूं, तो तुम देख लेना अच्छे से क्लास को. 2 बार में देख लेना, कोई बात नहीं. आगे देखो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द डायरेक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर होता है? ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है. विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ. देखो वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो एनर्जी कम, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम. और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? रेडियो वेव, रेडियो वेव. गामा रे का एनर्जी सबसे ज्यादा, गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, और फिर होगा रेडियो वेव.
To establish an instantaneous displacement current of I ampere in the space between the plate of parallel plate capacitor of half farad, then value of dv by dt. देख मेरे बलाल, ये करंट दे दिया तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू I दे दी, इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस हाफ फैराड. कोई खास बात नहीं है. dv by dt रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल पूछा है. एक बात बताओ, I इज इक्वल टू dq by dt लिखते हो और q को क्या लिखते हो, cv. तो जैसे तुम q को cv लिखोगे बेटा, q को लिखोगे cv, तो c बाहर चला जाएगा, ये dv by dt बनेगा. और dv by dt पूछा है, तो dv by dt इज इक्वल टू करंट बाई सी. करंट की वैल्यू I दी है, c को हाफ लिखा है, तो 2i आंसर आ जाएगा. dv by dt क्या हो जाएगा आपका, 2i. कोई खास बात नहीं है. नेक्स्ट देखिए बेटा, इंडियन ईएम वेव, नीट 2018 का सवाल है, नीट 2018 का सवाल है, देखिएगा प्लीज. एन ईएम वेव इज प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू vi कैप. v इज इक्वल टू vi कैप मतलब एक्स एक्सिस में जा रहा है, ईएम वेव एक्स एक्सिस में जा रहा है. वेव किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में. द इंस्टंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंस्टंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिल इन द वेव इज अलोंग y एक्सिस. अच्छा, E है तेरा y एक्सिस में. देन डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. देखो ना, नीट 2018 का सवाल, नीट में ऐसे सवाल पूछते हैं. वेव है तुम्हारा x में, मैग्नेटिक फील्ड है j में, तो ऑब्वियस सी बात है z में होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, z में होगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत है. उसके बाद आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हाथ रखेंगे, रखिए, और वेव जिधर होता है उधर थंब होता है, तो आगे की तरफ हाथ आपका घूम सकता है, मतलब प्लस z इज अ करेक्ट आंसर. कोई खास बात नहीं. देख, वेव का जो डायरेक्शन होता है वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरफ होता है. मैथमेटिकली भी करके देख ले, कोई बात नहीं. ई किधर है तेरा, जे में, ठीक है, और वेव किधर है, आई में. अब जे को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आई आए, तो सुन मेरी बात, देख, ये आई है, ये जे है, ये के है, तो जे को के से मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा. देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते तो प्लस आता है, तो ये तेरा ऑब्वियस सी बात है, यहां पे जो ब्लैंक आएगा वो तेरा के कैप आएगा. जे क्रॉस के आई होता है, तो प्लस जेड एक्सिस में ही वेव जाएगा, प्लस जेड एक्सिस में ही वेव जाएगा. नेक्स्ट देखिएगा, नीट 2017 का सवाल है. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ फ्री स्पेस, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, देन पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ले बेटा, ले ले ले, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बटा सी हो जाएगा. स्पेस, फ्री स्पेस, देख फ्री स्पेस मतलब स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, तो ई की वैल्यू तेरा 6 VIM डिवाइडेड बाई सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8. आरएमएस वैल्यू, अच्छा पीक पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का, अरे खेल दिया खेल दिया. ये आरएमएस होगा तो ये भी आरएमएस आएगा, तो ये बी आरएमएस तुमने निकाला, इतना बी आरएमएस निकाला. बी आरएमएस बताओ क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -8. अब रुको, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से. ये तूने आरएमएस निकाला है, आरएमएस बड़ा होता है पीक बाई √2, तो आरएमएस है तेरा 2 इंटू 10 टू द पावर -8, और पीक हो जाएगा तेरा B0 बटा √2 इधर आ जाएगा, तो 2√2 मतलब इसका वैल्यू होता है 1.14, तो 2 मल्टीप्लाई 1.4, 14 दूना 28, 2.83 ये आएगा आंसर. देख भाई, नीट का सवाल, एक्जैक्टली नीट में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, 18 का कराया, 17 का कराया, 14 का कराया, 15 का कराया, देख ये आंसर आएगा. दिया आरएमएस, सी से डिवाइड करके मैं बी आरएमएस निकालूंगा, लेकिन पूछा है पीक, तो पीक की वैल्यू में निकालना आता है. नीट 2016 का सवाल है. 100 ohm resistance and capacitor of 100 ohm reactance are connected in a series across 220 volt. 220 volt से सीरीज में कनेक्ट किया. When the capacitor is 50% charged, then peak value of the displacement current. देख, ऐसा है कि AC सोर्स से जब मैं रेसिस्टेंस और कैपेसिटर को जोड़ दूंगा, किससे जोड़ दूंगा, AC सोर्स से, तो AC में कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा. सॉरी, जो करंट फ्लो करेगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं पूछा है, आरएमएस पूछा है. तो आरएमएस करंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट, वो कंडक्शन करंट के बराबर होगा, आरएमएस वैल्यू. और आरएमएस वैल्यू होता है बेटा ई आरएमएस बटा जेड. कैपेसिटर कितनी भी चार्ज हो, लेकिन आरएमएस वैल्यू फिक्स हो जाती है, और ये आरएमएस ही पूछा है. पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, एक मिनट, पीक वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, अच्छा, ये पीक पूछा है, सॉरी, पीक, तो पीक होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, पीक तो पीक होगा, चाहे कैपेसिटर 50% चार्ज हो या 30% चार्ज हो, पीक तो हमें निकालना है. तो हम पहले निकालेंगे आरएमएस, और सुनना ध्यान से, ये है 100 ओम रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ 100 ओम, ये भी है 100 ओम. 100 और 100 सीरीज में जब जोड़ूंगा, कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये नीचे होता है, रेसिस्टेंस इधर होता है, तो दोनों का सम 100√2 आएगा. तो जो इसका आरएमएस वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट का,
आरएमएस वैल्यू वो ई आर एम एस बटा जेड होगा। ई आर एम एस बोलो क्या होगा? 220 सोर्स से जोड़ा, एसी सोर्स कनेक्टेड इन अ 220 वोल्ट एसी सोर्स है कि नहीं? रिएक्टेंस दिया है अगर तो ये एसी सोर्स ही होगा ना भाई, लिखा तो नहीं है। सवाल गलत भी तो टाइप कर देते हैं यार। ये 100 ओम रेसिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर ऑफ 100 ओम reactants are connected in a series across a 220 volt source. When the capacitor is 50% charged, then peak value of the displacement current. देखो पीक पूछा है तो पीक तो एसी में एग्जिस्ट कर सकता है, डीसी में तो कांस्टेंट करंट होता है, समझ में आया कि नहीं है? पीक तो एसी में ही होगा। और 220 वोल्ट ये एसी सोर्स का आरएमएस वैल्यू है ना, 220 वोल्ट डायरेक्ट दिया है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो चलो देखो इधर, तो बोलो आरएमएस 220 बटा जेड की वैल्यू हो जाएगा 100√2, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाई √2। ये है आपका आरएमएस वैल्यू। और हमसे पूछा है आपसे पीक, तो आई आरएमएस बराबर होता है पीक बटा √2, तो √2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो √2 से √2 कटेगा, 2.2 आंसर आ रहा है, 2.2 आंसर आ रहा है, कोई खास बात नहीं है। पीक पूछा है यार, पीक तो पीक होता है, वो तो एक बार आएगा पीक की वैल्यू मैक्सिमम जो करंट होगी। नीट 2016, आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड एक्सीलरेटिंग चार्ज। ये तो दोबारा आ गया, हालांकि नीट 2016 में ये सवाल पूछा है, समझ रहे हो? नीट 2016 में सवाल पूछा है। एआईपीएमटी 2015 में आते हैं। A radiation of energy E falls normally on a perfectly reflecting surface, then momentum transfer the surface is, ओहो, ये तो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में रेडिएशन प्रेशर में बताऊंगा, हालांकि रेडिएशन प्रेशर एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में बहुत जोरदार और धाकर तरीके से समझ में आएगा, चिंता मत करो। रेडिएशन प्रेशर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एआईपीएमटी 2014 का सवाल देखते हैं। अ लाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ एन एनर्जी फ्लक्स, अच्छा एनर्जी फ्लक्स इतना दिया है, फॉल्स ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस, देन एवरेज फोर्स। प्रेशर जब पढ़ाऊंगा तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है, तो रेडिएशन प्रेशर समझ आएगा। मोमेंटम ट्रांसफर, देखो चेंज इन मोमेंटम बटा टोटल टाइम टेकन, ये होता है फोर्स, ठीक है, और फोर्स अपॉन एरिया ये होता है प्रेशर। तो ये सारी चीजें मैं मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। सवाल यहां आ गया, कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो पता चला ना कि मैंने ये नहीं पढ़ाया है, मैं मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। बस 2-3 सवाल और बचे, फटाफट देखते हैं। ये सवाल हुआ, नेक्स्ट सवाल देखिए। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ एन ईएम वेव प्रोपगेटिंग अलोंग द जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई जेड एक्सिस, एम वेव प्रोपगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस, मतलब वेव जेड में जा रहा है, वेव किस में जा रहा है? जेड एक्सिस में जा रहा है। तो पक्की बात है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में से कोई भी जेड एक्सिस में नहीं होना चाहिए। अगर कोई जेड एक्सिस में तो गलत है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के में दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के में दे दिया, तो गलत है। समझ आया? दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ, ये थंब बता देगा जेड एक्सिस, मतलब ये आई और जे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई और ये जे, ये सही है। ये गलत होगा, ये खुद देखो कैसे गलत होगा, खुद समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड जे में है तो हाथ रखोगे जे में, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है तो ऐसे करोगे तुम निगेटिव जेड में आ जाएगा, जबकि सवाल में पॉजिटिव जेड एक्सिस में दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो दूसरा सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, एआईपीएमटी 2011, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? गामा रे का सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम किसका होना चाहिए? गामा रे का, और सबसे ज्यादा माइक्रोवेव का। ये आंसर होगा, देख ले, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव। बहुत सही है, थर्ड आंसर, सॉरी सेकंड आंसर, कोई खास बात नहीं। ये लास्ट सवाल है। विच ऑफ द फ्लोइंग, एआईपीएमटी 2010 का, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? दिस वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। दिस सही है, मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम, बिल्कुल सही, सेम फेज में होता है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओ हो, इसी का तो इंतजार था। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अच्छे से थ्योरी को समझिए, डिस्प्लेसमेंट करंट के समझिए, ईएम वेव के कंसेप्ट को समझिए, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझिए, और लगभग मैंने 25-30 सवाल भी करा दिए। धन्यवाद।